तो आज के 4 पहले बड़े ट्रिगर के साथ हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं। हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का है। ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आएंगे उसको देखेंगे कि भारतीय बाजार कैसे इसको क्लब करता है। लेकिन एक बात भी तय है कि भारतीय बाजारों में भी पिछला हफ्ता कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा। वैसे तो प्रॉफिट बुकिंग चाहिए ही थी, लेकिन ये हफ्ता क्या प्रॉफिट बुकिंग के पार हम निकल के तेजी करेंगे या फिर थोड़ा और प्रेशर झेलेंगे, ये एक अहम सवाल आपके मन में चल रहा होगा, जिसको हम आपके सामने आज ही रख देंगे। 4 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। आज ये प्रियंका मेरे साथ बने रहेंगे। अगले 2.5 घंटे हम तीनों आपके सामने रहेंगे, मेहमानों को कनेक्ट करेंगे और समझेंगे इस समय क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर। चौथा दिन ऐसा है जब हमने देखा है कि थोड़ा फ्यूचर्स के अंदर प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। डाउ गिफ्ट निफ्टी तो इस समय 19,700 के आसपास है, लेकिन यूएस मार्केट्स के अंदर प्रेशर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। साथ ही साथ अगर आप देखें स्टील शेयरों पर थोड़ी नजर रहेगी, क्योंकि एचआरसी के जो दाम है वो 750 रुपये पर टन के हिसाब से बढ़ाए गए हैं। डेल्टा कॉप को 11,000 करोड़ रुपए देने होंगे। इनकम टैक्स वाले उनसे मांग रहे हैं। कंपनी कह रही है कि हम तो नोटिस भेजेंगे, हम भी कोर्ट में जाकर चुनौती करेंगे आपके नोटिस को। तो ये एक बड़ा मामला है। आज डेल्टा कॉप को थोड़ा नोटिस कीजिएगा जरूर। और जीएस इंफ्रा अपडेटेड सर्विसेज का आईपीओ भी आज से ही खुल रहा है। इन सब के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि आपको पैसा लगाना चाहिए कि फिलहाल इससे अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये 4 अहम ट्रिगर हैं जिसके साथ हम कर रहे हैं शुरुआत। चले, तो ये तो 4 बड़े ट्रिगर हुए। एक एक करके ट्रिगर समझते हैं, क्योंकि ग्लोबल बाजारों से जो कमजोरी आ रही है वो मैक्रो रीजन से फॉल तो है ही, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आज विश्व मोहन है, और विश्व मोहन एक और खिताब जीत के लाए हैं, एक और गौरव ईटी नाउ स्वदेश के लिए। विश्व मोहन, सबसे पहले आपको, पूरी कमोडिटी टीम को, ईटी नाउ स्वदेश को बहुत बड़ा सम्मान है। ये बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। हमें बताइए इस अवार्ड के बारे में। पूरी टीम के लिए है, और ये सीपीआई का इवेंट था। देश का जितने भी कमोडिटी ब्रोकर्स हैं उनका सबसे बड़ा संगठन है, और वहाँ में जितने भी प्रीमियर ब्रोकर्स के अलावा वेयर हाउसेस, एक्सचेंजेस, सब उनके मेंबर्स हैं। और वहाँ पर सिर्फ कमोडिटी ही नहीं, इक्विटी की भी जितने में एक्सचेंजेस हैं उनके भी एमडी वगैरह आए हुए। तो इंडस्ट्री की दिग्गजों के बीच में ये सम्मान ईटी नाउ स्वदेश को दिया गया, और हमारे काम की सराहना भी हो रही थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपकी प्रोग्रामिंग है और ऐसे अनटैप्ड मार्केट जो छोटे शहर हैं उनके लिए आप लोग लगातार फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को लेकर हो या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर जागरूकता बढ़ा रहे हैं। तो हर मुद्दों पे आप लोगों का काम अच्छा है, और यही वजह है कि हमें इमर्जिंग बिजनेस चैनल का अवार्ड मिला है सीपीआई की तरफ से। ओके, ठीक है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आप ऐसे अच्छा काम करते रहे विश्व मोहन, और किताब हमारे लिए, देश के, हमारे चैनल के लिए और हमारे सारी टीम के लिए लेकर आते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चले, लेकिन एक और जो बड़ा खिताब है वो तो इंडियन टीम ने अचीव किया है, और वो है इंडियन फैंस के लिए, क्रिकेटर्स के लिए। एक और जो गौरव की बात है वो ये है भारत की ऑस्ट्रेलिया पर जो बड़ी जीत भी हुई है। 99 रनों से रहा है। पिछला मैच में देख रही थी जो इससे पहले खैर श्रीलंका का भी आया, लेकिन बांग्लादेश वाला मैच तो इट वाज अमेजिंग, टू मच सरप्राइजिंग। बट देन इंडिया इज ऑन अ गुड स्प्री, अच्छे फुटनोट पर खेल रही है। और एक और खिताब आपके लिए अब वर्ल्ड कप के सामने ये जीत। अब देखिए वर्ल्ड कप में किस तरह का रंग आती है अपनी टीम, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ये बात कह रहे हैं कि इस समय टीम जो है वो बहुत मजबूत फॉर्म में है, अच्छी फॉर्म में। और ये फॉर्म में, इतने बढ़िया फॉर्म में जब वर्ल्ड कप में एंट्री लेगी, बिल्कुल, तो ये फॉर्म और ये मोमेंटम, जैसे वहां भी बाजार की तरह मोमेंटम होता है, वो काम आता हुआ नजर आएगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर तो दूसरी टीम्स पर बिल्कुल बनी। जी हाँ, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ इनको रहेगी, और दूसरी टीम के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर हमें बाजारों से, ग्लोबल मार्केट से भी आ रहा है, खैर हमने अपनी वजह से भी, अपनी प्रॉफिट बुकिंग और अपने लेवल्स के, टेक्निकल लेवल्स के कारण भी गिर रहे थे, लेकिन ये जो मैक्रो रीजन से फॉल आया, और आप देखिए पिछले पूरे हफ्ते में 4-5% इंडेक्स गिर गए हैं यूएस के, और सारी स्थिति वही है, डॉलर इंडेक्स भी वही है, और यूएस मार्केट जो है इस साल के लिए भी 25% चले हुए हैं। ये बात सही है आपकी कि ऊपर से 5% नीचे, पिछले हफ्ते 5% नीचे थे, लेकिन अभी 25 से 27%, डिपेंड्स आप कौन सी इंडेक्स की बात कर रही हैं, ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। तो 5% अगर गिरे हैं तो थोड़ा सा स्किम द टॉप हुआ है। और क्यों ना हो, अगर आप देखें मैक्रो साइंस ऐसे आ रहे हैं, यील्ड में कोई कमी नहीं आ रही है, 4.5 के करीब पहुंच चुकी है। डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर चली गई है, एक्चुअली 105.6 के आसपास आ गई है। तो दिक्कत वाली बात है। और आपको देखिए कि फेड के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस सेंट्रल बैंक ने भी एक तो बरकरार रखे रेट, और कमेंट्री हॉकिश दी है। तो दुनिया को ये बात लग रहा है कि, और जिस हिसाब से एनर्जी प्राइसेस भाग रहे हैं, कि इन्फ्लेशन शायद हायर फॉर लॉन्गर रह सकता है, और इसलिए यील्ड्स भाग रहे हैं, और कोई भी जल्दी नहीं है किसी को अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर करने की। फ्राइडे को भी 4 दिन गिरने के बाद भी
यूएस मार्केट में कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, इनफैक्ट घटे हैं बाजार। Correct. तो ये दबाव वाला माहौल है और ये यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स का जो तेजी है वो इमर्जिंग मार्केट के लिए फ्लोज के लिए नेगेटिव होती है। तो इसके सामने हम खड़े नहीं रह सकते। जैसे जब लिक्विडिटी तेजी से आ रही होती है तो लिक्विडिटी के सामने आप खड़े नहीं सकती हैं, स्टॉक्स चलते हैं। वैसे जब लिक्विडिटी जा रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है, जैसे अभी हो रहा है, ये देखिए आपके पास डेटा आ गया, डॉलर इंडेक्स बनी। इनफैक्ट आपको पता है कि ये रिस्क ऑफ जो एनवायरनमेंट है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बिटकॉइन है। बिटकॉइन तेजी से भाग रहा है। बिटकॉइन, हालांकि हम यहाँ स्वदेश में बहुत ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो इसलिए डालते हैं क्योंकि ये एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट ही है बस, और कुछ है नहीं। लेकिन उसके बाद भी इसके मूवमेंट से बहुत बड़ा है ऑफ रिस्क ऑन रिस्क ऑफ का इंडिकेटर जरूर है, और वो कल भागता हुआ नजर आया इस वीकेंड में। और इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट इस संते कमजोर है संकेत, और जब तक वो बहुत ज्यादा ठीक ना हो जाए बहुत अग्रेसिव बेट्स बाजार में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन घरेलू मार्केट के हिसाब से अजय कैसे देखें, क्योंकि मार्केट के पास दो अहम चीज़ें हैं। पहला ये है कि एक तो घटता हुआ एफआईज का नंबर है 65 से 53 आ गया है, और दूसरा में एक अहम सपोर्ट के आसपास आ गए हैं। ये 19,500-600 एरिया आपको ध्यान है, जब हमने 20,000 पहले अचीव किया था, उससे पहले यहाँ पे 24 ट्रेडिंग सेशन हमने निकाले हुए हैं। जी तो इसको कैसे देखें, सपोर्ट देखें कि एक मुश्किल की घड़ी देखें? डिब्बी देखिए, यूएस बॉन्ड यील्ड 15 साल की हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए इंडियन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कि ठीक है साहब हम ट्रेड कर लेंगे, स्टॉप लॉस लगा के काम कर लेंगे। ये समय वो नहीं है बाजार में जब आप बहुत अग्रेसिव बेट्स बाजार में लें। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो अपनी पोजीशंस थोड़ी नीचे रखें, क्योंकि बाजार कमजोर है। एफआईएस ने झटके के साथ अपनी पोजीशंस कम की हैं। 3 से 4 दिन के अंदर 66% लॉन्ग पोजीशन घट के 50 से करीब आ गई है। और यही नहीं, सिर्फ स्क्वायर ऑफ पोजीशन लॉन्ग पोजीशन ही नहीं हो रही है इंडेक्स फ्यूचर में, ये भी एफआईआई के तरफ से कैश आउटफ्लो भी हो रहा है। तो दोनों मिक्स्ड है बाजार में। बहुत ज्यादा इस समय केस नहीं बन रहा है कि आप बहुत अग्रेसिवली ट्राई करें। इंडेक्स के कंपोनेंट्स को देख लीजिए। मेटल में कमजोरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2350 के करीब आ गया। एचडीएफसी में आप एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूं मैं, आपका डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है। तो इंडेक्स भागेगा कैसे भागेगा। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को तो जो 4 दिन का दबाव हमने देखा है 44,500 के करीब आ गया है, जो सपोर्ट जोन है। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये एक्सपायरी का हफ्ता है। हम लोग करीब 20,200 के आसपास से निफ्टी घटता घटता 19,600 के करीब आया है। 100-150 पॉइंट अगर आज गैप डाउन और नीचे खुलता है या यहां से हम सकते हैं इंट्राडे, तो शॉर्ट कवरिंग का सीन बन सकता है। लेकिन आ जाने दीजिए बाजार को, वहां पे एग्जैक्ट सपोर्ट्स के करीब आ जाने दीजिए, उसके बाद आप बेट करिए। प्रीएम्प्ट मत करिए इस बाजार को, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट वीक की जो अनवाइंडिंग है वो सिर्फ लार्ज कैप्स में नहीं है। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप 4 से 5% टॉप से घट चुके हैं। यानी एचएनआई का जो एक्शन है ना बाजार में, वो स्क्वायर ऑफ में लगा हुआ है, एक बार अनवाइंडिंग में लगा हुआ है। तो ये देखना होगा कि इस हफ्ते कितनी, अगर शॉर्ट कवरिंग अटेम्प्ट भी करता है बाजार, तो कितना ज्यादा करता है या कितना कम करता है। हालांकि एक्सपायरी वीक है। मैं अभी ये देखूंगा कि इंटरडे जो डिप आती है उसके बाद एक रिकवरी आती है, जिसके साइन लग रहे हैं। आपने बोला कि सपोर्ट्स पे आ गया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सपोर्ट्स पे आ गया है। लेकिन लेट्स सी, आ जाने दें उसको, उसके बाद हम भी पोजीशन दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे अपने सारे पैनलिस्ट के पास। ये देखिए डेटा हमारे डायरेक्टर साहब लेके आ गए। निफ्टी करीब 520 पॉइंट, निफ्टी बैंक 1600 पॉइंट, मिड कैप 1300 और स्मॉल कैप सबसे ज्यादा यहां पिटाई हो रही है। और स्मॉल कैप का जो अनवाइंडिंग है वो एचएनआई ट्रेडिंग एक्शन का एक तरह से संकेत होता है। तो हो सकता है ये जारी रहे, हेल्दी बना रहा है बाजार को, वो सही है, लेकिन नियर टर्म में जारी रह सकता है। एक एरिया और मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बजाज फाइनेंस, देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी, ने ओवर द वीकेंड एक बड़ा फंड रेजिंग का विचार रखा है। करीब करीब $1 बिलियन फंड रेजिंग। आपको याद होगा ये वही बजाज फाइनेंस है जिसने पिछले बीते क्वार्टर में 32% का ग्रोथ किया था। तो बजाज फाइनेंस के फंड रेजिंग पे बजाज फाइनेंस को तो ध्यान रखिए ही, लेकिन दूसरी हाई ग्रोथ एनबीएफसी पे भी ध्यान रखिए। वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज गिरावट पे मिल सकती हैं। लेकिन वापस अभी हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। एक्सपायरी वीक भी है। डिम्पी आप बताइए, डेटा फ्राइडे की फॉल के बाद किस तरह का नजर आ रहा है? देखिए अजय, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना, एक्चुअली मेरे मन में भी वही था और डेटा भी वही कह रहा है। वो ये है कि कांटे की टक्कर जिसे कहते हैं ना, कि आमने सामने खड़े हो गए बुल्स और बियर। और आपने की बात ही बिल्कुल ठीक है कि ये एक दिन में हील होने वाला नहीं है,
क्योंकि आपके पास कुछ मैक्रो इंडिकेटर्स बिगड़ रहे हैं और ये मैक्रो इंडिकेटर्स जल्दी जल्दी ठीक होते भी नहीं हैं, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ सकता है। मैं एक पॉइंट के साथ शुरू करूंगा, 1 मिनट के लिए निफ्टी की जगह पहले जरा आप मेरे को एफआईज का नंबर दिखा दीजिए। मैं उसमें से एक पॉइंट बताऊं, दोनों की 53% लॉन्ग होल्डिंग्स हैं। ये दोनों कौन है? एफआईज और रिटेल। देखिए एफआईज और रिटेल से ना मार्केट का मूड पता किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिटेल कमजोर होती है, लेकिन ये ट्रेडिशनली देखा गया है कि जब जब रिटेल्स की लॉन्ग होल्डिंग बढ़ी है और एफआईज की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, या तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है या फिर मार्केट चल ही नहीं पाया जाता, अपने सपोर्ट के पास ही रुक गया। तो इस समय कांटे की टक्कर है, दोनों में 53% आमने खड़े हुए हैं। ये अगले 2 दिन में और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक है, इसलिए जहां पर भी टिल्ट होगा वहां टिल्ट होता ही जाएगा। तो इसलिए थोड़ा संभल कर अभी ट्रेड कीजिएगा, कम से कम आज का दिन तो देने ही दीजिए, क्योंकि सोमवार का जो पैटर्न बनता है ना वो टिपिकली थर्सडे तक कैरी हो जाता है। ये हमने कई बार देखा है। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर अगर आप पोजीशंस देखेंगे ना तो इस समय की पोजीशंस थोड़ी लाइट हुई हैं। ये लाइट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से है, क्योंकि अब आप सीरीज खत्म कर रहे हैं, अगली सीरीज में लॉन्ग करेंगे, पोजीशंस को लेके जाएंगे, तो इस समय आप अपना ओपन इंटरेस्ट कम देख पा रहे हैं। और दूसरी एक प्रॉब्लम है वो अनवाइंडिंग का प्रेशर अभी भी मार्केट की जान नहीं छोड़ रहा है। ये मार्केट का अनवाइंडिंग का प्रेशर 4% ओवाई शेड होने के साथ और खड़ा हो गया। अच्छा पॉइंट ये है कि मार्केट के अंदर प्रीमियम बरकरार है 50 पॉइंट का, ये डिस्काउंट में कन्वर्ट नहीं हुआ। और दूसरा हम सपोर्ट एरिया के आसपास है, 19,500 से 600 वाला एरिया, जैसे मैं आपसे पूछ भी रहा था, ये सपोर्ट एरिया है। आज का दिन देने दीजिए। अगर आज किसी तरह से 19,800, जिसकी चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को, अगर 19,800 आज पार हो जाता है तो फिर आप शॉर्ट कवरिंग एंजॉय करेंगे। अगर 19,800 आज में पार नहीं होता तो कम से कम आपके 2-3 दिन और खराब होने जा रहे हैं। ये निफ्टी का अहम सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस हमने आपके सामने लिख दिया है, वही 500-600 सपोर्ट है। ऊपर साथ जाते समय जब तक 800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, 20,000 के सपने देखना भी मना है। ठीक है, ये तो बात निफ्टी पे है। इसी तरह की रेजिस्टेंस आपको बैंक निफ्टी पे 45,000 पे भी दिख रही है। वहां पर किस तरह से, क्योंकि वहां पर भी अग्रेसिव शॉर्ट बिल्टअप तो हुए हैं शुक्रवार को, वहां कौन से लेवल्स वॉच करने चाहिए? प्रियंका, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक राइडर लेके बोलूंगा, वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ एक्चुअली में। अगर आप देखेंगे उसका ना बिल्डअप ज़्यादा हुआ है, ना उसके अंदर शेडिंग हुई है, ना उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, और पॉइंट्स में भी कुछ नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे मैंने तो पॉइंट्स में भी सिर्फ 11 ही पॉइंट अब टूटे हैं। तो 11.44,000 के इंडेक्स के अंदर कुछ नहीं होता, ऑलमोस्ट सपोर्ट होता है। और उसके नीचे जस्ट हमने उसका ओपन इंटरेस्ट भी लिखा है, वहाँ पे भी आप देखेंगे 0.5% भी नहीं है, 1/4% भी नहीं है। तो एक्चुअली में बैंक निफ्टी के अंदर जो हल्की अनवाइंडिंग है, इसको माइल्ड अनवाइंडिंग के तौर पर बोल सकते हैं, बट ये चला नहीं, बस इतना ही हुआ। ये टूटा नहीं तो ये चला भी नहीं। तो इसलिए मेरा अपना कैलकुलेशंस है हमारी अपनी डाटा के बेसिस पर कि बैंक निफ्टी बहुत क्रिटिकल रोल अपनाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो गई ना, आपने ये लास्ट सेशन में भी देखा था, बैंकिंग काउंटर्स चल रहे थे, निफ्टी का प्रेशर था, बाद में बैंक को भी अपने प्रॉफिट्स खोने पड़े। लेकिन अगर बैंक निफ्टी चला ना, और एक बार ये आपकी हेल्प होगा, आपको बहुत अच्छा हील करेगा। 45,000 रेजिस्टेंस है, यही एक क्रिटिकल पॉइंट भी है। इसके ऊपर अगर उसने क्लोजिंग दे दी तो आप डैम श्योर है इस हफ्ते के अंदर आप अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। अगर 45,000 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे रहा है तो फिर आप अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। आज साइडवेज टू वीक होते जाएंगे। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है इस बार का बैंक निफ्टी की क्लोजिंग और इसका आज के दिन कम से कम काम करना। तो ये एक नोटिसेबल पॉइंट है। बस एक पॉइंट और जोड़ दो इसके अंदर कि पुट कॉल रेशियो वगैरह भी 1 से कम है, तो ना ये बहुत वीक है, ना बहुत ज़्यादा ये चले हुए फेयर वैल्यूड है। ठीक है, इंडेक्स पर ये होगी स्ट्रैटेजी। अब बताएं 2 स्टॉक्स जो आपने आज व्यूअर्स के लिए निकाले हैं। देखिए, जब हम बार बार अगर ये कह रहे हैं कि आज के दिन मार्केट को दे दीजिए, आज के दिन मार्केट को दे दीजिए, तो इसका मतलब यह है कि आज एग्रेसिव शेयर होंगे ही नहीं हमारे पास। आज नेस्ले जैसे शेयर्स पर हम बेट करना चाहेंगे, उसकी बड़ी वजह आपको चार्ट पे दिख जाएगी, डाटा पे दिख जाएगी। नेस्ले के साथ क्या है कि एक तो ये एफएमसीजी थोड़ा लैक लस्टर था, पैसे इन्फ्लेशन का दर्द झेल रहे थे, लेकिन इन्होंने में से कुछ एक अच्छे शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशनिंग को ठीक रखा। ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, नीचे का सपोर्ट है और ऊपर का रेजिस्टेंस है, उसके मिडल ऑफ दिस पाथ है। ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न तो नहीं देगा, लेकिन आपको मार्केट के अंदर रखेगा। और अगर चर्निंग हो गई और एफएमसीजी के फेवर में आ गई तो फिर नेस्ले से आपको अच्छा बेनिफिट आता हुआ दिख सकता है। नेस्ले आज का पहला हमारा डिफेंसिव कम एग्रेसिव शेयर है। मैंने दोनों वर्ड डाले हैं, यहाँ पे डिफेंसिव वाले भी खरीद सकते हैं, एग्रेशन वाले भी खरीद सकते हैं, बट थोड़े वॉल्यूम कम करके खरीदें। और ये डेरिवेटिव एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप लास्ट सेशन में भी देख पा रहे होंगे, भले मार्केट टूट रहा था, ये शेयर में हरा निशान आपको दिखा है। चर्निंग का बेनिफिट आ सकता है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, लॉन्ग पोजिशन है इसके अंदर। दूसरा शेयर जो हमारी लिस्ट में है वो है ग्रेनुलस इंडिया। आपको ध्यान होगा, हमने ही एक दिन आपको बताया था कि देखिए इसका जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है ना,
वो किसी ने डेलिबरेटली खरीदा। आप हमारे शब्दों पे भी जाया कीजिए, हमने बोला भी था कि किसी ने ना जानबूझ के इसको खरीदा है और तब से शेयर रुका नहीं है। आप 4 दिन का चार्ट उठा के देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा ग्रेनुलस के अंदर क्या हुआ है। मार्केट गिर रहा था, ग्रेनुलस चल रहा था। तो ये डेलिबरेटली जो खरीदारी हुई है ना, हो सकता है अगली सीरीज में भी कंटिन्यू हो जाए। और टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है, डिफेंसिव शेयर है फार्मास्यूटिकल्स का, तो इसलिए दोनों ही हिस्सों में हमको लग रहा है ठीक है। दूसरा, हमने चार्ट के अंदर जो ये पॉइंट आपको नोटिस करा रहे हैं, पुराना जितना भी शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसको एक ही कैंडल में इसने खत्म किया है। तो ग्रेनुलस के पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, एफएमसीजी का प्ले है, इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग और संभव हो सकती है। तो इन सभी शेयर्स के हिसाब से, मतलब इन पॉइंट्स के हिसाब से इन दोनों शेयर्स पे ध्यान है। आज हम एग्रेसिव नहीं है बल्कि डिफेंसिव कम एग्रेसिव होना चाहते हैं, इसलिए हमारी लिस्ट में ग्रेनुलस और नेस्ले इंडिया है। ठीक है डिम्पी जी, ये बात तो आपने बहुत शानदार कह दी, लेकिन आप आगे बढ़ते हैं और अपनी बातचीत हम अपने पैनलिस्ट के साथ शुरू करते हैं। प्रशांत सावंत, मितेश पंचाल और रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आज की बातचीत, प्रशांत बाबू, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत है तीनों का। एक बढ़िया ट्रेडिंग वीक की शुरुआत हो रही है, चाहे वो लॉन्ग साइड हो चाहे वो शॉर्ट साइड हो। लेकिन मैं बातचीत जो आज शुरू करना चाहता हूँ वो निफ्टी बैंक निफ्टी पे नहीं है। आज की जो बड़ी खबर आई है इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से, उससे मैं बातचीत शुरू करना चाहूँगा। प्रशांत बाबू, आपको पता है कि एफएनओ में ट्रेडिंग के आवर्स बढ़ सकते हैं, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स में एनएससी प्लान कर रहा है कि 3:30 बजे के बाद एक और स्पेशल सेशन 6 बजे से 9 बजे तक की बातचीत चल रही है, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल डेटा पॉइंट्स वगैरह वगैरह ट्रिगर्स आते हैं और इंडियन मार्केट में ट्रेडर्स ट्रेड नहीं कर पाते, सीधे एडजस्टमेंट के साथ अगले सुबह गैप अप गैप डाउन होता है। तो शाम को ट्रेड हो जाए और फिर धीरे धीरे फेजेस में उसको शायद 11:30 तक ले जाया जाएगा। आपको खुशी हो रही है जानकर कि आपको टेंशन हो रही है जान के? जी अजय जी, प्रियंका, डिम्पी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो वेरी ऑनेस्टली बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं मेरे प्रायर एक्सपीरियंस जहां इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मैं था, तो हम लोग एक फॉलो द सन मॉडल फॉलो करते थे, FTS, यानी 7 से 3 हर रीजन में काम होता था। तो हमारे यहाँ 7 से 3, फिर यूरोप 7 से 3 और यूएस 7 से 3, तो पूरे 24 घंटे कवरेज होती थी। मुझे लग रहा है मार्केट भी उसी तरह से एक ऑलरेडी फैक्टर्ड है, तो इसकी जरूरत तो नहीं है। अगर मैं देखूं, गैप अप गैप डाउन सभी मार्केट में होते हैं, क्योंकि कोई भी मार्केट 24 घंटे चलते नहीं है, बट जो इमोशंस है वो 24 घंटे होते हैं। तो ओपनिंग पे आपको हमेशा दिखेंगे, आप भले ही उसको एक्सटेंड करो फिर भी आपको नेक्स्ट सुबह वो जरूर नजर आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या स्टाइल है वो ज्यादातर स्विंग से लेके स्क्रीन प्रेजेंस काफी कम होता है, अदर देन द ऑप्शन ट्रेड्स जो मैं करता हूं। तो वो भी एक बार स्टॉप लॉस डाल दिया तो ज्यादा मैं स्क्रीन देखता नहीं हूँ, क्योंकि आप जितना स्क्रीन को देखोगे उतने आपके इमोशन और आपका टर्बुलेंस बढ़ता है। तो मैं हमेशा स्क्रीन से दूर रहता हूँ। तो आप अगर शाम को एक्सटेंड भी कर लोगे, अगर कोई पोजीशन हो तो एक आध बार मोबाइल पे देख लिया वो भी बहुत है, बट मैं स्क्रीन के सामने 6 से 9 में तो 110% नहीं बैठूंगा। लेकिन मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं डिम्पी जी, प्रशांत बाबू ये कहना चाह रहे हैं कि आप घोड़े को नदी तक तो ले जा सकते हैं लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिलवा सकते, इसलिए आप खोल दीजिए आवर्स, ट्रेड हम उतना ही करेंगे, हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। आज आपने बिल्कुल ये सही है उदाहरण के साथ बता दिया कि घोड़े को नदी तक ले जाओ लेकिन हम पानी वानी नहीं पियेंगे, आप जो करना। अच्छा, और ये एक्सचेंज एनएससी ये कह रहा है कि हमने राय मशवरा भी लिया ब्रोकर से। मैं तो वो जानना चाहता हूँ ब्रोकर्स की लिस्ट भी जरा साझा कर दी जाए कि जिन्होंने कहा है कि हाँ 6 से 9 के बीच का टाइम होना चाहिए, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है कि अजय ये अभी इंडाइसिस के साथ एक्सपेरिमेंट होगा। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को करेंगे। आपको मालूम है कि अब गिफ्ट निफ्टी हो चुका है, भारत में सारा ट्रेड शिफ्ट हो चुका है, तो ये सिंगापुर वाला कंसेप्ट भी खत्म हो गया। तो अब ये भारत के अंदर ही पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ ओपन करेंगे, बाद में स्टॉक्स आएगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं स्टॉक्स आने में कम से कम अभी 1 साल का समय लगने जा रहा है। ये पहले एक्सपेरिमेंट सिर्फ इंडाइसिस के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ होगा, और भी उसमें भी हो सकता है समय लगे, अभी दिवाली के बाद इसकी चर्चा होगी। लेकिन आज आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये राय मशवरा हो रहा है, आगे चल के देखते हैं टाइम को कैसे बढ़ाया जाता है। और 11:30 बजे तक भी अगर टाइम हो भी जाता है तो कितना वॉल्यूम आता है, हो सकता है एनएससी को वापस अपने इस फैसले पर विचार भी करना पड़ जाए। कई बार हुआ है, पहले भी लॉट साइज कईयों के बदले गए, कईयों का मिनी लॉट्स बनाए गए, फिर बंद किए गए। तो एक्सचेंज एक बार कोई चीज उठाएगा तो हो सकता है वापस उसको रीथिंक भी करे। तो अभी मशवरा चल रहा है, इसीलिए हमने बातचीत भी की, क्योंकि हम लाइव सिस्टम एंड मेथड्स
जो हमारे पैनलिस्ट सारे ट्रैक करते हैं, लाइव हम एक व्यू ले रहे हैं कि अगर ये किया जाए तो कैसा रहेगा, किस डायरेक्शन में। लेकिन उस दिशा में सोच विचार हो रहा है, ये तो बात फैक्ट है। आयुष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मितेश तो है ही। बताइए मितेश जी, निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या रुख बन रहा है, वहां से शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के लिए। जिस हिसाब से पिछले हफ्ते भयंकर दबाव देखा, अनवाइंडिंग देखा, आज आप अटेम्प्ट करेंगे लेने या अपनी शॉर्ट पोजीशन होल्ड करेंगे? गुड मॉर्निंग अजीत जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी और डिम्पी जी और सब पैनलिस्ट। देखिए, ईटी नाउ में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही होता है स्वदेश में, कि जो हमारा व्यू होता है वो पहले ही आप बहुत ब्यूटीफुली नैरेट कर देते हो। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में बोलने को अनफॉर्चुनेटली कुछ रहता नहीं है। जिस तरीके से डिम्पी जी ने पूरा नैरेट किया है, दो चीज़ है, उन्होंने दो चीज़ बहुत कैटेगरिकली की। एक तो हम ऑन मेक और ब्रेक लेवल पे है, दैट इज अ वेरी 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 साउंड स्टेटमेंट। और दूसरा जो फुटफॉल रेशियो बिलो 1 है, हमारा मानना ये है कि अगर आज गिरावट आती है या अगले 1-2 दिन में गिरावट आती है तो वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के हिसाब से देखनी चाहिए, न तो शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से, न तो शॉर्ट के हिसाब से। क्योंकि हमको लगता है कि 19,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम टू बी वेरी प्रिसाइज 174 पॉइंट्स अवे है। तो अगर 100 या 125 पॉइंट की गिरावट आती है तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नजदीक आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी की हमको एक्सपेक्टेशन है। तो डेफिनेटली आज अगर गिरावट आती है 100-125 पॉइंट की, तो उसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ हम प्ले करेंगे मार्केट को और खरीदारी करेंगे। एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, ऊपर में निफ्टी का जो लेवल है ट्रेंड रिवर्सल, वो हमें लग रहा है कि 19,750 है। अगर 19,750 एक बार निकल गया है और आवरली चार्ट में भी या 15 मिनट के चार्ट में भी अगर ट्रेड हो गया तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हमको ये वीकली एक्सपायरी में, मतलब मंथली एक्सपायरी में मिलेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अगेन वी आर ऑफ द व्यू के 44,300 250 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 44,600 के करीब हम लोग क्लोज हुए हैं और ऊपर में हमको लग रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल लेवल जो है वो 45,000 है, जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। तो दोनों इंडाइसिस नेट अगर नीचे आती है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के हिसाब से उसको अप्रोच करना चाहिए। ये लेवल के ऊपर शॉर्ट करने से रिस्क रिवॉर्ड रिवर हमारे सिस्टम और मेथड के हिसाब से फेवरेबल नहीं है। तो हम लोग ये डिक्लाइन को एक बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी की तरह अप्रोच करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट खबर आपके स्क्रीन पे आ रही है, वो हमें इस समय मार्क करना ज़रूरी है। रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में, मैं वापस आता हूँ आपके पास रत्नेश, आयुष, ये खबर अभी भी हमारे इंग्लिश चैनल पे फ्लैश हो रही है और हम भी यहाँ पे तुरंत लेके आएंगे कि रेलिगेयर एंटरप्राइज में पूरन एसोसिएट्स और कुछ और कंपनीज हैं वो ओपन ऑफर लॉन्च कर रही हैं। जिस हिसाब से लग रहा है 235 के ऊपर ओपन ऑफर आ रहा है रेलिगेयर में। ये मुझे लगता है कि बर्मन एसोसिएट कंपनीज ही हैं। देखिए 270-71 में बंद हुआ है ये। कल इतने खराब बाजार में पिछले हफ्ते का चार्ट देखिए, एक बार पिछले हफ्ते का चार्ट देखिए प्रियंका। इस बारे में हम बात कर रहे थे, पूरे हफ्ते चला इस बारे में बात कर रहे थे कि जब इसका 220 के आसपास ब्लॉक डील हुआ था और 22% के करीब आ गया था बर्बन्स का स्टेक, तभी बाजार को कहीं ना कहीं ये बात मालूम होना शुरू हो गई थी कि शायद ओपन ऑफर आएगा और अब वो खबर आ रही है। लेकिन एक बार ओपन ऑफर तो है, इसके पीछे के कौन एसोसिएट्स जो कंपनीज हैं वो वुमेन्स की ही हैं, ऑब्वियसली उन्हीं की होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो उन्हीं का इतना बड़ा स्टेक है। लेकिन और थोड़ा ये देखिए, जेएम फाइनेंशियल्स कर रहे हैं इनका ओपन ऑफर और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आयुष और रत्नेश भी हैं हमारे साथ। रत्नेश, चलिए ट्रेडिंग आइडियाज की बात करते हैं। क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आज आप? गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। ऐसा लगता है कि निफ्टी को जो सपोर्ट मिलेगा थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर से मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और पीएसयू बैंक में जो कंसोलिडेशन हुआ है वो मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते वापस से थोड़ा बहुत तेजी में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक मिड कैप आइडिया और एक थोड़ा सा आईटी सेक्टर से पे ध्यान लगाना चाहिए। तो पहला कॉल जो रहेगा वो टीसीएस का रहेगा। मुझे ऐसा लगता है टीसीएस में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है, ये एक सपोर्ट प्रदान करेगा आईटी को, इंडाइसेस को। ये थोड़ा सा 2-1 दिन के लिहाज से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे 3550 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3680 के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा बैंक इंडिया रहेगा। बैंक इंडिया में 104 रुपए का स्टॉप लॉस लगा कि 116 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे हमको आते हुए देख सकते हैं। सो पीएसयू बैंक्स अच्छी रैली कर रहे थे। मिड कैप पीएसयू बैंक से आपने एक बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक लिया है और टीसीएस आईटी, लार्ज कैप आईटी में भी आपको शुक्रवार थर्सडे को इतने बुरा नहीं दिखाता। तो ये दो स्टॉक्स जो आप इस वक्त इंक्लूड कर रहे हैं आज की स्ट्रैटेजी में, ठीक है।
आयुष भी है हमारे साथ। मॉर्निंग आयुष, बताएं आपकी स्ट्रैटेजी क्या है आज की, क्विक आपके ट्रेड्स क्या होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे मैं आपका डिस्कशन सुन रहा था निफ्टी पे, मेरा भी यही व्यू है। निफ्टी का 19,600 के आसपास का एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है जहां से हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही रखनी चाहिए। ये निफ्टी का 50 डे मूविंग एवरेज भी है, तो यहाँ से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। अब स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल रहेंगे। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा एलएनटी पे। अगर हम एलएनटी के इंट्राडे चार्ट्स की बात करें तो एक इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है जिसका नेकलाइन ब्रेकआउट आता है 2930 के ऊपर। तो जैसे ही स्टॉक 2930 के ऊपर क्रॉस करता है, क्लोजिंग से कुछ 5-6 रुपए ऊपर है ये, जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस करता है हमें इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाना चाहिए। डेली और वीकली चार्ट्स में एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है और इसकी डेली चार्ट में इसने अपने सपोर्ट की ट्रेंड लाइन से एक रिवर्सल दिखाया है। तो एलएनटी को आपको बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 3080। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 2840 का। सेकंड स्टॉक मेरा भी टीसीएस ही है। अगर हम टीसीएस, मैंने आपको टीसीएस पहले भी दिया था और हमारे सारे टारगेट इसमें टीसीएस की अगर इस बार हम बात करें तो इसकी डेली चार्ट पे बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है। वीकली चार्ट पे कप एंड हैंडल का पिछली बार फॉर्मेशन बन रहा था और उसका ब्रेकआउट हमें देखते हुए दिख रहा है। और मंथली चार्ट में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है जिसका भी ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। तो टीसीएस को आपको यहाँ से बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 3730। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 3500 का। ये बात बिल्कुल ठीक है कि टीसीएस काफ़ी अच्छे से बंद हुआ है, इसलिए ज़्यादातर आज ट्रेडिंग कॉल आएगी। अगर आप टीसीएस और इन्फोसिस देख रहे हैं ना, तो इन्फोसिस बकायदा लाल निशान में, टीसीएस हरे निशान में। टीसीएस थोड़ा अलग निकल रहा है 2 बड़े आईटी कंपनीज में से, इसलिए ज़्यादातर आईटी कंपनीज की वेटेज इंडेक्स को जो संभालने का काम करेगी उसमें टीसीएस आ रहा है, इसलिए ट्रेडिंग कॉल्स में कन्वर्ट भी हो रहा है। प्रशांत जी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आज की? जी डिम्पी जी, मैं पर्सनली 20,250 के जस्ट 1 पॉइंट नीचे 2249 से हेवीली शॉर्ट हूँ इंडेक्स पे और शॉर्ट्स होल्ड कर रहा हूँ। मेरी राय है कि हम करीबन 19,250 से लेके 19,000 तक जा सकते हैं। तो मैं शॉर्ट की राय कायम रखूंगा जब तक मुझे लग रहा है जो बेस बनेगी वो 29 सितंबर 30 सितंबर के आसपास यानी एक्सपायरी के बाद बनेगी। तो अगले 3 दिन के लिए मैं कोई भी रैली आए उसको शॉर्ट ही करना चाहूंगा। इसकी वजह बहुत साफ है कि 19,800 बहुत क्लीनली टूट गया था और उसको जब रिटेस्ट हुआ वहां से पिन पॉइंट और स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि हम आज अगर 19,500 को ब्रेक कर दे तो कल या परसों तक हम 19,250-300 के जोन को विजिट कर सकते हैं। मेरे जो 2 पिक्स होंगे उसमें फर्स्ट होगा शॉर्ट ऑन एक्सिस बैंक। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 1037 जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 990 का। नेक्स्ट पिक मेरा होगा शॉर्ट ऑन इन्फोसिस। यहाँ पे गैप रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पे, जो अगर आप देखें तो क्लियर कट टिकेगा, आसान नहीं होगा क्रॉस करना। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 1515, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1450 1450 का। ठीक है, ओके, आप इन्फोसिस को यहाँ सेल करा रहे हैं और टीसीएस को बाय करा रहे थे हमें रत्नेश। देखना होगा आज लार्ज कैप आईटी पे किस तरह का ट्रेड बनता है। लेकिन ठीक है, बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ मितेश पंचाल की स्ट्रैटेजी रह गई है। मितेश, आप बताएं आप कैसे ट्रेड करेंगे आज? देखिए, जब हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है ऑल टाइम हाई के ऊपर और जब करेक्शन के मोड में बाजार होता है तो मिड कैप आइडिया बहुत ही स्ट्रांगली पॉज होते हैं और बहुत ही स्ट्रांग अपमूव मिड कैप सिलेक्ट एंड मिड कैप में देखा जाता है। तो डेफिनेटली 3 बाय कॉल होंगे, वो तीनों 3 मिड कैप स्टॉक्स हैं। पहला है स्टॉकक्राफ्ट। 480 से 500 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एक्यूमुलेशन हुआ है बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड। वीकली मंथली चार्ट के ऊपर 510 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। 519 का क्लोज है, तो स्टॉकक्राफ्ट 519 पे बाय रिकमेंडेशन है। 480 के स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 580, दूसरा टारगेट 620। दूसरा है सनटेक रियलिटी। अगर पूरे रियलिटी पैक में आप मिड कैप में देखो तो सनटेक में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अडॉप्ट की है और जब भी स्टॉक्स में करेक्शन आता है तो लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। तो हमारे हिसाब से 405 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला है ट्रेंड रिवर्सल का वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर। तो 432 के ऊपर सनटेक रियलिटी बाय करने का रिकमेंडेशन रहेगा 395 के स्टॉप लॉस से, जहां पे पहला टारगेट रहेगा 480, दूसरा टारगेट रहेगा 520। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्मॉल कैप से है DCW करके एक शेयर है जिसका प्राइस है 57 रुपीज। 52 रुपीज से लेके 55 रुपीज के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन देखा गया है और ये बहुत रेयर चार्ट पैटर्न देखी गई है क्वार्टरली चार्ट के ऊपर। तो 56.5 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिला है बेस्ड ऑन सिस्टम एंड मेथड। तो 57.66 जो क्लोज है वहां पे बाय रिकमेंडेशन रहेगा। 53.50 का स्टॉप लॉस, 62 का पहला टारगेट, 68 का दूसरा टारगेट। ओके, ठीक है। DCW, सनटेक और स्टोवक्राफ्ट, ये 3 शेयर दिए गए हैं और तीनों कैश के शेयर हैं। DCW आपका काफ़ी अच्छा शेयर है,
ये बंद भी ठीक हुआ है और लेवल्स अच्छे हैं और इसका पैटर्न वगैरह भी ठीक है। शेयर पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मितेश, आपके सारे शेयर्स हो गए। अब जरा हम खबरों वाले शेयर्स की तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं और मेरे सहयोगी शरद मिर्जा जुड़ रहे हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। जरा बताएं आज के स्टॉक्स इन न्यूज़ कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले कर्नाटक बैंक फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी इंटेंड करेगी 1500 करोड़ जो है रेस करें, उसमें से देखा जाए तो 800 करोड़ प्रेफरेंशियल बेसिस के लिए। ऑलरेडी बड़े दिग्गज नाम यहाँ पे हैं जैसे कि HDFC लाइफ, बजाज अलायंस, क्वांट म्यूचुअल फंड, भारतीय एक्सा जो है इन्वेस्ट करने वाले पार्टिसिपेट करेंगे इस फंड रेजिंग एक्सरसाइज में। डेल्टा कॉर्प को जो है इंटीमेशन आई है टैक्स लायबिलिटी का 11,000 करोड़ के ऊपर का, लेकिन याद रखिए इसका रब ऑफ इफेक्ट जो है आपके नज़ारा टेक में भी पड़ सकता है और नेगेटिव रिएक्शन दोनों स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। टाटा स्टील, JSW स्टील भी फोकस में रहेंगे। यहाँ पे लगातार दूसरे बार सितंबर मंथ में जो HRC प्राइसेस की हाइक हुई है, 750 रुपये प्रति टन का जो हाइक देखने मिला है। ICICI लोम्बार्ड में जो है संजीव मंत्री को MD और CEO के पद पे जो है 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया। ये ऑलरेडी 20 साल से लीडरशिप पोजीशंस ICICI ग्रुप में जुड़े हुए हैं। छोलामंडलम में नोमुरा इन्वेस्टमेंट ने लगभग 0.8% स्टेक लिया है। इंटरेस्टिंगली जैगल प्रीपेड सर्विसेज की बात करें तो उनके लिस्टिंग के बाद जो है वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो प्रमोटेड है रवि धर्मशी से, उन्होंने लगभग 3.6% स्टेक की जो है एक्विजिशन की है। स्ट्राइड्स फार्मा फोकस में रहेंगे। सबसे पहले बात तो USFDA अप्रूवल हुई है उनकी फैट रिडक्शन ड्रग को लेके, और बाजार का मानना है कि इसमें एक बुलिश नज़रिया उस हिसाब से देखने मिल सकता है। और उसके साथ साथ आज शाम 5 बजे एक इंपॉर्टेंट एनालिस्ट कॉल है। यहाँ पे कंपनी जो है अपनी रीस्ट्रक्चरिंग पे बात करने वाली है। स्पेशली जो CDMO बिजनेस है उसको वो कंबाइन कर सकती हैं और एक ग्रुप लेवल पे ला सकते हैं। सनोफी इंडिया को भी जो है आप फार्मा स्पेस पे देखें तो यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी कह सकते हैं या स्पेशल सिचुएशन जो थीम होती है जो बाजार में पार्लेंस होता है, यहाँ पे कंपनी को एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट BSE से मिली है जहाँ पे वो अपनी कंज्यूमर हेल्थ केयर के बिजनेस को डिमर्ज करेंगे और ये जब एक्शंस होते हैं तो वैल्यू क्रिएशन होती है। आखिरी स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान फूड्स। यहाँ पे 310 करोड़ वो रेज किए QIB इन्वेस्टर्स। बड़े दिग्गज नाम अगर बात करें तो इन्फिनिटी होल्डिंग्स, मालाबार फंड और सिक्स सेंस फंड जैसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स जो है पार्टिसिपेट किए हैं। स्टील स्टॉक्स पर हम नजर रखेंगे। डेल्टा कॉर्प पर नेगेटिव न्यूज़ का और ये फंड रेजिंग की खबरें जहाँ पे भी हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की और साथ ही स्ट्राइड्स पर, ये सारी खबरों पर हम ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे ट्रेड्स बताने के लिए शरद। लेकिन इस बीच एक बार अजय के पास चलते हैं क्योंकि रेलिगेयर में जो ब्लॉक्स के बाद जो ओपन ऑफर की बात हो रही थी वो अब खबर सामने निकल कर आ रही है। अजय इस पूरे मैटर को बहुत समय से ट्रैक कर रहे हैं, एक बार उनसे सारी डिटेल समझते हैं। अजय जी हाँ, ये हमें कंफर्मेशन, इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन हुई है हमारे सोर्सेज से प्रियंका कि ये जो ओपन ऑफर लॉन्च हुआ है वो बर्मन फैमिली ने ओपन ऑफर लॉन्च किया रेलिगेयर एंटरप्राइज में 26% तक ले जाने के लिए। आपको याद होगा कि 220 रुपये पे भी हमने यहाँ 18 स्वदेश पे जब ब्लॉक डील्स हुई थी 9:15 के आसपास, अभी कुछ हफ्तों पहले ही हम ही ने आपको बताया था यहाँ पहले कि बर्मन्स ने अपना स्टेक बढ़ा के 22% के करीब कर लिया है रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में। देखिए पिछले हफ्ते गिरते हुए बाजार में जब मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 4-5% उतर गए, ये स्टॉक फ्रेश 50 हाई पे बंद हुआ 270 के आसपास। कहीं ना कहीं बाजार ये एक्सपेक्ट कर रहा था और अब 22% से ओपन ऑफर आ गया है तो वो ज़्यादा स्टेक होल्ड कर लेंगे 25% के ऊपर। और देखने वाली ये बात है कि बर्मन्स का NBFC में ये इतना बड़ा बेट जो है 2100 करोड़ की बात हो रही है उस ओपन ऑफर की, और पहले भी 800-900 करोड़ ब्लॉक डील में डाला। ये सीरियस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्लोजली वर्क करेंगे मैनेजमेंट के ज़्यादा वैल्यू ऐड करने में रेलिगेयर एंटरप्राइज में। रेलिगेयर में 3 कारोबार हैं। हम जानते हैं कि उसमें एक केयर हेल्थ करके इंश्योरेंस कंपनी है जो बहुत शानदार ग्रो कर रही है 40% से, और उसके बाद इसमें एक NBFC है, उसके बाद इसके अंदर एक ब्रोकेज कंपनी भी है। ब्रोकिंग अच्छा कर रही है, ऑब्वियसली हमें पता है बाजार में तेज़ी है, लेकिन इंश्योरेंस में भी तेज़ी है, हेल्थ केयर। अभी NBFC बिजनेस जो है उसमें तेज़ी तो है बट इनके पास ग्रोथ कैपिटल नहीं है, तो ये हो सकता है कि अब बर्मन्स और बढ़ाने के बाद इसके अंदर ग्रोथ कैपिटल डालें और कंपनी को ओवरऑल मैनेजमेंट के साथ क्लोजली काम करके बड़ा बनाने के लिए, तभी इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इतना बड़ा पैसा कमिट किया जा रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा बर्मन्स का, NBFC और इंश्योरेंस में मोर क्लोजली वर्क करना और एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऑलराइट, ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा, इसे वॉच आउट करेंगे आज कैसे पैन आउट होती है इसमें मूवमेंट। शुक्रिया अजय ये
डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को फिर से एक बार समझाने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में अब हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी आ गए हैं। उनसे समझते हैं इस वक्त बाजार का सेटअप देख कैसे रहे। मॉर्निंग निकुंज, लास्ट वीक पूरा हमने देखा ओवरऑल बाजार में, ऑफकोर्स मैक्रो रीजन आप हमेशा बोलते हैं, मैक्रो रीजन से फॉल आएगा और वो हमने देखा भी। ग्लोबल मार्केट्स वीक थी, इंडियन मार्केट्स में भी अच्छा खासा शेड ऑफ किया, लेकिन ये जो फ्राइडे को जो बॉन्ड इंक्लूजन की खबर के कारण PSU बैंक्स चलने शुरू हुए हैं, क्या ये रफ्तार इन बैंक्स में बनी रहेगी? सेक्टर्स आप कौन से वॉच आउट कर रहे हैं इस हफ्ते के लिए? काफ़ी सारे सवाल आपने एक साथ जोड़ दिए। तो बाजार की रुख की बात करें तो मुझे लगता है कि बाजार के अंदर जो करेक्शन था वो एक ओवरड्यू करेक्शन था। हो सकता है बाजार यहाँ पे कुछ दिन तक थम जाए। बाजार में बड़ा करेक्शन नहीं लगता है बिकॉज वैल्यूएशन तो बहुत महंगी नहीं है। मैं लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में सब स्टॉक के अंदर अपना इम्पैक्ट रहता है, वो इंडिविजुअल देखना पड़ता है। दूसरा फ्लोज, जहाँ तक कि हमने थोड़े इधर उधर देखे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि फ्लोज बहुत ज़्यादा ख़राब रहेंगे। इसलिए ज़्यादा ख़राब नहीं रहेंगे बिकॉज ग्लोबली अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर इस समय इंडिया जिस प्रकार की आपको जो ग्रोथ की प्रॉमिस है, जो इकॉनमी का बेंट है और जो वैल्यूएशन लेवल पे इंडियन मार्केट्स इस समय आपको दिख रहे हैं, मुझे लगता है वो कॉम्बिनेशन दुनिया में कहीं नहीं है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स लो लेवल पर ज़बरदस्ती वापस आए या फिर ज़्यादा वापस आए बोलना बहुत मुश्किल है, मगर मेरा मानना है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नीचे के लेवल पर वापस आएंगे। तो फ्लोज को लेकर और वैल्यूएशंस को लेकर के, दोनों बातों को लेकर के मुझे चिंता इस मार्केट में ज़्यादा नहीं लग रही है, स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक्स में। गुड मॉर्निंग निकुंज, वीकेंड में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई, वो है बजाज फाइनेंस की फंड रेजिंग के बारे में। उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आपने उस कंपनी को एकदम अर्ली स्टेज से देखा है और हर बार सरप्राइज करती है, जैसे आप खुद ही बता रहे थे तैयार होते वक्त। और अब $1 बिलियन करीब की नई फंड रेजिंग, इस मैनेजमेंट क्या करना चाहेगा आपके हिसाब से? इतना ये ग्रोथ कैपिटल हो सकता है, क्या हो सकता है? देखिए अजय, बजाज कैपिटल की जो रिटर्न रेशियोज हैं जिसको देखते हैं इस समय, दे आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री ऑन दैट काइंड ऑफ एन लार्ज बेस। सेकंड, इनकी जो कैपिटल अवेलेबिलिटी इस समय है वह काफ़ी अच्छी है और इनको अगर करंट ग्रोथ को भी मेंटेन करे तो 4 से 5 क्वार्टर तक कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कैपिटल रेस? ये मुझे लगता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है इस समय। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि इनको लगता है कि या तो ग्रोथ का जो गियर है चेंज करने वाला है। अब मुंबई की सड़कों पर अगर आप 4th गियर में भी कंटिन्यूस चलते हैं तो बहुत अच्छी स्पीड है, 60 की स्पीड मुंबई में बहुत अच्छी स्पीड है। मगर आप अगर 5th गियर में जाना चाहते हो तो आप उसको बोलेंगे बहुत पावरफुल स्पीड है। तो एक अच्छी स्पीड को क्या बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड बजाज कैपिटल करने वाला है। तो अंदाज़ा तो वही लगता है। नई कैटेगरीज जिसकी हम बात कर चुके SME MSMEs में जा रहे हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा अच्छा है। मगर जो फोकस करने वाली बात है वह यह है कि बजाज कैपिटल की जो वैल्यूएशंस हैं इस समय प्री LNFS हैं और इस समय प्री कोविड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा बोलता हूँ। बजाज फाइनेंस की जो करंट वैल्यूएशंस है, प्राइस टू बुक या दूसरे मापदंड जो हम देखते हैं, इस समय उसकी वैल्यूएशंस प्री LNFS है और प्री कोविड है। यानी बजाज फाइनेंस पिछले 5 साल में आज करंट वैल्यूएशन से ज़्यादा महंगा ट्रेड करता था और ग्रोथ जो है इस समय काफ़ी अच्छी है और ग्रोथ बढ़ रही है। तो ग्रोथ बढ़ रही है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, प्राइस टू बुक है। फंड्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम एक आंकड़ा देखते हैं, प्राइस टू बुक। जब वो कैपिटल रेस करते हैं तो प्राइस टू बुक कम हो जाती है, तो वैल्यूएशंस इस प्राइस कैपिटल के बाद और कम हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए स्टॉक को? चलेगा, यहाँ से भी चल सकता है। इनफैक्ट पिछली बार मैं भी ये क्वार्टरली ग्रोथ ही देख रहा था इनकी। पिछले क्वार्टर 32% ग्रोथ इस बेस पर, जबकि एक बार 25 गई थी, लोगों ने राइट ऑफ कर दिया कि शायद ग्रोथ स्लो कर रही है वगैरह वगैरह। स्टॉक रिबाउंड करके वापस आ गया और अब 32% ग्रोथ। देखिए इस मार्केट में सस्ता और अच्छा मेरे हिसाब से लार्ज कैप फाइनेंशियल्स इस समय है। बड़े PSU बैंक्स हैं और मुझे फाइनेंशियल्स के अंदर कुछ सस्ता और अच्छा नहीं दिख रहा है। 1-2 इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं। AMCs के अंदर एक चेंज आ रहा है पूरे बिजनेस माहौल मोमेंटम को लेकर के। छोटे PSU बैंक्स मुझे लग रहा है उनके अंदर काफ़ी फ्रॉथ इस समय इकट्ठा हो चुका है, मगर टॉप टियर PSU बैंक्स एंड टॉप प्राइवेट बैंक्स आई थिंक आर वेरी चीप राइट नाउ। सो इसके अलावा बजाज फाइनेंस के अलावा टॉप प्राइवेट बैंक्स के ऊपर भी नजर रखें। एक्सिस, ICICI, उसमें HDFC भी शामिल है क्या? देखिए अजय, HDFC सस्ता था और कुछ समय तक सस्ता रह सकता है बिकॉज मार्केट्स आर नॉट वेरी कन्विंस्ड द वे द पोस्ट मर्जर सिनर्जीज आर कमिंग अप। हमें लगा था कि मर्जर के पहले कुछ टेक्निकल अटकलें थी, उसकी वजह से वो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, मगर अब हमें समझ में आ रहा है खास करके लास्ट वीक की कमेंट्री के बाद कि इस समय जो इनके रिटर्न रेशियोज है सब्स्टिट्यूट रहेंगे। तो एक ओवर ओन स्टॉक है, इसके अंदर कोई स्कैसिटी प्रीमियम वाली बात अब रह नहीं गई है।
तीसरा, हमें पता है कि अगला 2-3 क्वार्टर जो रहेगा वह इस समय डिप्रेस रहेगा। तो ऐसा नहीं कि HDFC बैंक वैसे भी घर घर की कहानी हो चुका है, तो क्योंकि सबके पास ये स्टॉक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस रिटर्न रेशियोज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रा बाइंग आएगी। अगर आपको चूज़ करना, बोलेंगे जी व्हाट शुड आई डू, इफ़ आई हैव टू गो कॉन्ट्रा, should I go with HDFC Bank which I already own, or should I lean towards Bajaj Finance which is giving me explosive growth? ओके, ऑलराइट, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज आज समय देने के लिए और ये सारा व्यूज़ हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे, तो एक तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हुए, निकुंज की व्यू भी हमारे पास आ गई है। अब आज के ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स भी समझ लेते हैं जो ममाक्षी ने कंपाइल किया। ममाक्षी, मॉर्निंग, बताएं कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज आपके पास? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बजाज फाइनेंस के साथ। कंपनी अक्टूबर 5 को एक बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग को कंसिडर करने वाली है और इसी पर काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आए हैं। जेफरीज हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी ये कैपिटल रेज कर रही है स्ट्रॉन्ग AUM ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट वो अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो इशूज़ है करीब 8,000 करोड़ का हो सकता है। 2% का डाइल्यूशन ज़रूर एक्सपेक्टेड है, मगर FY24 का EPS और बुक वैल्यू पर शेयर करीब 6 और 11% रिस्पेक्टिव से बढ़ सकता है, मगर रिटर्न ऑन इक्विटी उन्हें गिरती हुई नजर आ रही है 22% पर। मगर इसके बावजूद जेफरीज ने बजाज फाइनेंस पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। CLSA का बजाज फाइनेंस पर कहना है कि कैपिटल रेज करीब 4 साल के बाद कंपनी कर रही है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ये फ्यूल कर रही है। इनके भी एक्सपेक्टेशंस है कि करीब 10 से 13% के बीच में बुक वैल्यू पर शेयर का अक्रेशन एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट वो उन्होंने अपने लोन एस्टिमेट्स को भी करीब 2 से 3% तक बढ़ाया है अगले 2 साल के लिए। तो इसी के चलते CLSA ने बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय तो बरकरार रखी ही, मगर अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 9,500 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे इरकॉन पर। एंटीक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, ये हाईलाइट कर रहे हैं कि रेलवे डोमिनेटेड ऑर्डर बुक के चलते अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी नजर आ रही है कंपनी के लिए। रेलवे एक्सपेंडिचर के चलते कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग ड्राइव होता हुआ नजर आ रहा है और इनफैक्ट कंपनी के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है हाई स्पीड रेल में। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते एंटीक ने इरकॉन पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस दिया है 176 रुपीस प्रति शेयर। और उनसे जरा कुछ मैटर्स पे और जानकारी लेते हैं। एक खबर 11,000 करोड़ रुपए की डेल्टा कॉप के रिगार्डिंग आई। इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया, वो कह रहे हैं 11,000 करोड़ रुपए हमारा दीजिए, GST वगैरह का सबका बनता है। कंपनी कह रही है कि हम आपके नोटिस को चुनौती देंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे। सनी, आप इस पूरे मैटर को कैसे देखते हैं? 11,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं? या गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ये जो GST का जो टैक्सिंग ये जो GST का इम्प्लीकेशन है, डेफिनेटली डेल्टा कॉर्प के एंगल से काफी बड़ा इम्प्लीकेशन है। 11,000 करोड़ मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो टैक्स पेमेंट है कंपनी तो नहीं कर पाएगी। तो लेट्स सी, डेफिनेटली ये जो ऑर्डर है इसके ऊपर कहीं ना कहीं कंपनी इसको चैलेंज भी करेगी, बट इट्स अ बिग नेगेटिव फॉर दी एंटायर गेमिंग सेक्टर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेल्टा कॉर्प के चलते हुए जो बाकी की जो गेमिंग कंपनी है सच एज नजारा, उनमें भी कहीं ना कहीं हमें आज एक निगेटिव रिएक्शन देखने मिलेगा। तो अ वेरी बिग सरप्राइज, आई मीन GST का इतना बड़ा टैक्स अमाउंट फॉर अ कंपनी विच इज मेकिंग अ वेरी नेग्लिजिबल प्रॉफिट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें शेयर प्राइस में देखने मिलेगा इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ठीक है, लेकिन आज का दिन कम से कम डेल्टा कॉप के लिए अच्छा नहीं है। और आप बात एड ऑन ये भी कर रहे हैं कि जितने भी गेमिंग वाले स्टॉक्स हैं उन सब पे भी थोड़ा प्रेशर आज पड़ेगा, ये नोटिसेबल पॉइंट है। दूसरा है टाटा स्टील और JSW स्टील पे ध्यान रखना, क्योंकि HRC के दाम बढ़े हैं 750 रुपये पर टन के हिसाब से। प्रशांत, जरा दोनों शेयर्स को आप चेक कर लो, टाटा स्टील और JSW स्टील। जी डीपीजी, अगर मैं टाटा स्टील को देखूं तो यहाँ पे डेली चार्ट पे एक जो गैप सपोर्ट बना हुआ है करीबन 127, उसको टेस्ट कर रहा है। बट ओवरऑल अगर जैसे कि मैंने शायद पिछली बार भी कहा था कि पहले जैसे हमें मेटल में एक ट्रेंड मिलते थे जो करीबन 2, 2.5, 3 महीने तक चलते थे, अभी सिर्फ आपको स्पाइक्स मिलते हैं। तो इसलिए मैं इस सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ। जिनके पास पोजीशन हो वो 123, 123 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस को फॉलो करें, और जिनको फ्रेश बाइंग करनी हो वो स्ट्रिक्टली 128 ऊपर ही करे। इस जोन में मैं अवॉइड करूंगा, बट जिनके पास पोजीशन जैसे मैंने कहा 123 स्पॉट क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश बाइंग 128 के ऊपर करके
सेम स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 134 135। ये जी, जहां तक जेएसडब्ल्यू स्टील की बात है, ये स्ट्रक्चरली टोटली वीक हो चुका है और जो इसकी शुक्रवार की क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 775, तो इसका जो एक फाइनल लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 770। इसके नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज हो जाए तो मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग्स एग्जिट करने हो। राइट, ये हिंदुस्तान फूड्स के ऊपर नजर डालिए, डाक्टर साहब लेके आइए। मार्केट आवर्स के बाद फ्राइडे को इसमें ये खबर आई है कि मालाबार फंड और कुछ और, ये देखिए 4.5% ऊपर बंद हुआ। ये एक QIB कर रहे हैं 550 रुपये के हिसाब से भाग गया स्टॉक। लेकिन इन्फिनिटी होल्डिंग्स, मलाबार, 6 सेंस, ओके, ये 6 सेंस वेंचर्स जो है ये आपके निखिल वोरा का फंड है। ये 3-4 फंड जो है इसके अंदर पैसा डालने वाले हैं। तो स्टॉक तो खैर 4.5% ऊपर बंद हुआ था, लेकिन यहाँ से चार्ट्स क्या कह रहे हैं? आयुष, जरा हिंदुस्तान फूड्स के चार्ट देख के बताएं। अगर हम इसके चार्ट्स की बात करें तो काफी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेशन चल रहा था, और जो हमने लास्ट अभी फ्राइडे को मूवमेंट देखा 4%, 4.5% का, ये तकरीबन आई थिंक न्यूज फ्लो के कारण इम्पैक्ट रहा है। ये स्टॉक कंसोलिडेशन में बहुत लो वॉल्यूम्स में रहता है, तो मुझे लगता है इसमें ट्रैप होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। बट अगर इन केस फिर भी अगर किसी के पास पोजीशन है तो 630 का इसने स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, पर क्लोजिंग उसके नीचे दे पाया। वैसे जैसे भी स्टॉक 630 के ऊपर वापस निकलेगा तो हम स्टॉक में 670 तक के लेवल्स देख सकते हैं। पर मेरी राय स्टॉक में अगर नई पोजीशन बनाने की नहीं रहेगी। तो हो गया हिंदुस्तान फूड और कुछ स्टॉक्स के ऊपर। इनफैक्ट एक बार मितेश से रेलिगेयर भी समझ लेते हैं कि खबर तो आ गई, लेकिन स्टॉक कैसा रिएक्ट कर सकता है। मितेश, ये काफ़ी स्ट्रांग रहा है पिछले हफ्ते, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी मेल्ट कर रही थी। अब बर्मन बढ़ाना चाहते हैं इसके अंदर हिस्सेदारी, और आज और रिएक्ट कर सकता है। और अगर मैं लेके बैठा हूं तो क्या करूं ऑलरेडी? ओके, अगर देखिए जब ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको व्यू लेना है तो क्वार्टरली चार्ट्स देखने पड़ेंगे। और क्वार्टरली चार्ट्स के ऊपर 31 मार्च 2070 का जो क्वार्टर का क्लोज था 216 और जो हाई था 262.90, उसके ऊपर सक्सेसिवली क्रॉस स्टॉक जो है वो बंद हुआ है। तो हमारे हिसाब से यहाँ से एक नया ट्रेंड रिवर्सल आएगा, क्योंकि अगर आप देखिए अजय जी तो क्वार्टर एंडिंग फ्रॉम 30 सितंबर 2021 से लेके क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2023 पूरा कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक्स में, जहां पे ऊपर के लेवल पे 195, नीचे के लेवल पे 108 पे कंसोलिडेट हुआ है। करंट क्वार्टर में ये जो रेंज थी वो ब्रेक होके स्टॉक ने एक नया हाई लगाया है। तो हमारे हिसाब से अभी जो अगला टारगेट है स्टॉक का वो 412 है, जो हाई था 31 मार्च 2015 का। बहुत ही, अगर आप पूरा रेलिगेयर एंटरप्राइज का चार्ट देख ले स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2007, तो ये सबसे बड़ा क्वार्टरली ब्रेकआउट है जो करंट क्वार्टर में हमको मिल रहा है। तो वी आर ऑफ द व्यू के डेफिनेटली अगर आपके पास है तो आप होल्ड करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 412, 412 के टारगेट के लिए आप होल्ड करिए। ये तो बात हुई रेलिगेयर एंटरप्राइज की, लेकिन एक और जो बड़ी स्टोरी हम ट्रैक कर रहे हैं वो बजाज फाइनेंस की। आपको एक फंडामेंटल राय और एक व्यू तो हमने सुनवाया, इन्हें कुछ भी क्या मान रहे हैं इस पर, लेकिन एक टेक्निकल ट्रेड आज बन के आ रहा है। ब्रोकरिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी है हमारे सामने कि ये जो कैपिटल ग्रोथ है फ्यूल तो करेगी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, जो फंड रेजिंग की न्यूज़ है। तो क्या टारगेट्स ऊपर के जो यहाँ पर ट्रेडिंग के टारगेट्स होने क्या चाहिए? पोजिशनल टारगेट 9,000 9,500 तक के टारगेट्स की बात की जा रही है। इसे आज ट्रेड कैसे करें आयुष? अपसाइड दिखता है आज के लिए इस न्यूज़ पे ऑफकोर्स? जी, अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो अपने स्विंग सपोर्ट के आसपास, स्विंग सपोर्ट है 7,425 का, अभी 7,469 की क्लोजिंग है। अगर 7,425 से 7,470 के बीच में उसको ले सकते हैं। इसमें जो ऊपर का जो सबसे बड़ा ब्रेकआउट आएगा वो 7,500 रुपए के ऊपर का है। जैसे ही स्टॉक 7,500 के ऊपर निकलता है तो हम इसमें 7,650 से 7,700 तक के टारगेट्स भी देख सकते हैं। बट इनिशियल जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा वो 7,550 का रहेगा। राइट, ओके। एक और स्टॉक लेते हैं, और इनफैक्ट इरकॉन पर रेलवे स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम पे थे भी। हमने देखा जितने भी PSU बास्केट के रेलवे स्टॉक्स थे उनमें एक स्टॉक इरकॉन पर इनफैक्ट इंटीक की एक रिपोर्ट भी आई है और 176 का उन्होंने टारगेट दिया। अच्छी ऑर्डर विजिबिलिटी स्टॉक्स के साथ है, हालांकि सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन इरकॉन जो कि अच्छी खासी मूव 6 महीने में दिखा चुका है, यहाँ पर अब भी क्या अपसाइड दिखता है? एंट्री पॉइंट इन लेवल्स पर भी लेना चाहिए, थोड़ा डिप पर बाय करें? मितेश, रेलवे स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है और स्पेशली इरकॉन पर? देखिए, रेलवे स्टॉक्स की पर से बात करें तो बहुत ही रेयर ब्रेकआउट आया है हर स्टॉक्स के अंदर, और
इंक्लूडिंग मैं इसमें शिपिंग स्टॉक्स भी ऐड करूंगा। तो ये जो रफ्तार है हमने जो देखी है वो बहुत ही स्ट्रांग है और ये चलेगी अभी। दिस इज नॉट गोइंग एंड सून, क्योंकि अगर आप देखिए तो सबसे पहले देखने के वाली बात ये सभी सेक्टर के स्टॉक्स में ये है कि वॉल्यूम एक्टिविटी क्या है, फॉरगेट अबाउट द प्राइस एक्टिविटी। और अगर आप वॉल्यूम एक्टिविटी देखेंगे, अगर आप परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखेंगे तो इसमें स्पेकुलेशन जो है बहुत कम है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग बहुत ज्यादा है। या आप 3 महीने का चार्ट ले लो, 1 वीक का चार्ट ले लो, 1 महीने का चार्ट ले लो, तो कंफर्ट इसलिए आती है क्योंकि डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बहुत ही स्ट्रांग है और हर एक दिन डिलीवरी बेस्ड स्ट्रांग जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। इरकॉन की बात करें तो रिसेंटली 174 का जो हाई लगा के करेक्ट हुआ है स्टॉक, तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली इसमें अभी भी एक स्टीम जो है वो बाकी है। करंट लेवल के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि जो ब्रेकआउट आया है, हम लोग स्पेसिफिकली बुलिश इसलिए है क्योंकि वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द वॉल्यूम एंड द डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम। तो डेफिनेटली इरकॉन के ऊपर करंट लेवल के ऊपर खरीदने का सजेशन रहेगा। ठीक है प्रशांत, मेरे को आपसे ना 2 शेयर समझने हैं, एक एक करके ले रहा हूँ। पहले तो लेता हूँ चोला इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स के नाम से एक कंपनी है, आप ज़रा देखेंगे उसको, चोला इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स। उसमें खबर ये है कि नुवामा ने कुछ स्टेक बाय किया है 0.7% के आसपास। हालांकि शेयर पहले थोड़ा चला हुआ था, ये सब सामने खबर है, एक बार इसको चेक करो। एक्चुअली में डेली चार्ट्स पे अपने सपोर्ट पे है, खबर आ गई तो मूवमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस स्टॉक का जहां तक चार्ट बता रहे एक टॉप बन चुका है, एक स्विंग हाई बन चुका है करीबन 1300 के करीब। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर कोई भी खबर की वजह से अगर उछाल आए तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और थोड़ा वेट कीजिए डिप के लिए। स्टॉक डेफिनेटली स्ट्रांग है बट इसमें एक डिप आए तो बाइंग अच्छे लेवल पे होगी, या अगर खबर की वजह से भी उछाल आता है तो मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बांध लीजिए क्योंकि 1300 का जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करना आसान नहीं हो। ठीक है, तो मैं आपको ज़रा खबर वाले एंगल से हटवा भी देता हूं, लेकिन एक शेयर आपके सामने रखता हूं जो मेरे को लग रहा है आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से चल सकता है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। ये टायर वाले स्टॉक्स के अंदर टिपिकली क्या हो रहा है ना कि एक्सपायरी के सेशन में एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, ना जाने क्यों। तो एक बार ज़रा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को प्रशांत आप ही चेक कीजिए, ये शेयर ब्रेकआउट है डेली चार्ट्स पर, आज अच्छा चलेगा और मैं अगली सीरीज़ के लिए भी लेके जाऊँ, इसमें कोई खबर नहीं है। ब्रेकआउट के जस्ट कगार पे, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट जिसे कहते हैं वैसे है, और हम थोड़ा प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो जो शुक्रवार की क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट मान के चलेंगे 2550 2550 स्पॉट पे थी। यहाँ पे अगर मार्केट कमजोर होकर थोड़ी भी डिप मिल जाए और ये स्टॉक हमें 2530-35 के जोन में मिले तो इसको एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फॉर अ स्विंग ट्रेड 1 से 1.5 महीने के लिए ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको बनाए रखना होगा 2420 पे 2420 और वहां से आप होल्ड कर सकते हो। अगर ये ब्रेकआउट वैलिड रहे तो जो डेप्थ है वो रेप्लिकेट होके आपको कम से कम 2750 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, खबर वाला शेयर, एफएंडो वाला शेयर दोनों हमने आपके सामने रख दिए, लेकिन अब एक का फंडामेंटल कॉल भी आपके सामने रखते हैं, मुनाफे का फंडा, वो देखते हैं। हिमांग जानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांग, शुक्रिया समय देने के लिए। आपकी तरफ से आज का ट्रेड कौन सा है? गुड मॉर्निंग। मेरा जो इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म है, लगभग 6 to 12 मंथ्स के टाइम होराइजन से मुझे जो पसंद है वो है मारुति सुजुकी। और इसके जो 1-2 कारण है वो ये है कि एक तो बहुत अच्छा कैपेसिटी एडिशन रिसेंट एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने मेंशन किया है कि अनदर 2 मिलियन यूनिट्स का कैपेसिटी एडिशन होगा। दूसरा, जो रिसेंट एसयूवी कैटेगरी में जो लॉन्चेस किए हैं कंपनी ने, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स और जिमनी, इसकी जो रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छी है और फेस्टिव सीजन चल रहा है तो वहां पे थोड़ा और विजिबिलिटी हमें मिलेगा। और ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी है, जबकि बैंकिंग और आईटी और जो बाकी के जो सेक्टर्स है वहां पे ऑयल एंड गैस वगैरह में जो एक बुकिंग वगैरह हम देख रहे हैं, उसके मुकाबले जो ऑटो सेक्टर है वो काफी रिजिलियंट रहा है और उसमें मारुति बहुत ही वेल प्लेस्ड है। तो ये एक आइडिया रहेगा विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 12,120 रुपीस। ठीक है, तो मारुति
हम देख भी रहे हैं कि पीवी सेगमेंट में लगातार इनका सेल्स इनकी ग्रोथ फिगर्स अच्छी दिख रही है मंथ ऑन मंथ, पीवी सेगमेंट स्पेशली, जहां से कंसर्न भी आ रहे थे। ये तो एक स्टॉक हुआ है मांग, दूसरा स्टॉक कौन सा है? दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो ऑटो के रिलेटेड है, ऑटो फाइनेंशियल है, चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। और इसके ऊपर एक न्यूज के बारे में भी अभी चर्चा हो रही थी कि नमूरा ने कुछ स्टेक लेने की बात की है। तो ये कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि ऑटो के अंदर एक प्रमुख फाइनेंशियल कंपनी है, काफी अच्छा उसका मार्केट शेयर है। और जो नए बिजनेसेस है उसमें उसका जो आप बिजनेस मिक्स देखो तो लगातार 23-24% तक पहुंच गया है। तो AUM ग्रोथ, लो क्रेडिट कॉस्ट के साथ हाई ROE लगभग 22 से 24% का ये कंपनी लगातार अचीव कर रही है। तो हमें लगता है कि इसके अंदर भी एक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से काम करना चाहिए विद टारगेट प्राइस ऑफ 1300 रुपीज। चोला फाइनेंस और मारुति सुजुकी, ये दो क्वालिटी स्टॉक्स आपने लिए हैं आज पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। बहुत शुक्रिया हिमांग ये दोनों स्टॉक्स हमें बताने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ और स्टॉक्स जिस पर आपकी नजर हो अजय? मैं अभी कमेंट्री पढ़ रहा था, मिस्टर आनंद सी बर्मन की कमेंट्री आ गई है कि ये प्रपोज ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म, लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म बनाने चाहते हैं वो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस को। और उन्होंने भी यही बात कही है कि लेंडिंग, ब्रोकिंग, हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ है इसके अंदर। आज ये 20% सर्किट पर खुलना चाहिए। डायरेक्टर साहब लेके आइए ज़रा, देखते हैं अभी इसका भाव आने दीजिए। ये हेमांग तो है हमारे साथ, एक क्विक वर्ड में उनसे ले लूँ। ओके, वो चले गए हैं। सनी है। सनी, ये रेलिगेयर एंटरप्राइज में बर्मन्स कह रहे हैं कि रेलिगेयर को एक फुल स्केल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म बना देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस बढ़िया कर रहा है, ब्रोकिंग है, NBFC है, शायद उसको थोड़ी कैपिटल की जरूरत पड़े। आपकी नजर गई इस ट्रांजैक्शन पे? अभी आधे घंटे पहले ही आया है। या डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक बर्मन की जो एंट्री है विद मेजोरिटी स्टेक, कहीं ना कहीं स्टॉक में एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इस एंगल से या जो प्रमोटर क्वालिटी के एंगल से कहीं ना कहीं एक परसेप्शन चेंज करेगा कंपनी के लिए। और डेफिनेटली फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ बिजनेस, इसकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है पूरे इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी है। और इसी के चलते हमने देखा कि जो लीडिंग प्लेयर जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उन्होंने भी इसमें अपना एक जो प्लान है, स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं रोल आउट की है। तो आई थिंक जैसे जैसे इकोनॉमी जैसे जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन की ओर चलेगी, तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है डेफिनेटली हर इकोनॉमी का एक बैकबोन होता है और उसका बेनिफिशियरी सभी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी रहेगी। डेफिनेटली ये ट्रांजैक्शन पॉजिटिव रहेगा रेलिगेयर के एंगल से। अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो एज ऑफ नाउ करंटली जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो डोमिनेंट है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और जो बाकी के जो बिजनेसेस है जैसे ब्रोकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, उसका कंट्रीब्यूशन अभी कम है। बट आई एम श्योर कि वंस द बर्मन्स आर इन द गेम, प्रोबेबली वो लोग अपना जो फाइनेंशियल सर्विसेज लेंडिंग बिजनेस जो है उसमें कहीं ना कहीं एक एग्रेसिवनेस देखने मिलेगी और इसके चलते हुए स्टॉक में हमें री-रेटिंग डेफिनेटली देखने मिलेगी। और इसमें आई एम श्योर ओपन ऑफर भी आएगा अगर प्रमोटर हैंड चेंज हो रहा है तो, एंड दैट ओपन ऑफर अगेन गिव यू काइंड ऑफ सेफ्टी नेट की एक सर्टेन प्राइस पे तो एनीवे प्रमोटर बाय कर ही रहे हैं ओपन ऑफर के थ्रू, तो कहीं ना कहीं डाउनसाइड इसमें अब लिमिटेड ही रहेगा। तो ग्रेजुअली इसमें री-रेटिंग हमें डेफिनेटली देखने मिलेगा रेलिगेयर में। एक्सीलेंट। तो ये तो एक स्टोरी ऑफ द डे है। एक और स्टॉक, दो स्टॉक्स आपको जरूर रेडार पे अपने रखने चाहिए। इनफैक्ट मैं रत्नेश से डिस्कस करना चाहूँगा। 361 जो पहले IIFL वेल्थ था और आनंद राठी वेल्थ, ये दोनों वेल्थ स्पेस में लिस्टेड कंपनीज हैं। इनके लास्ट वीक, 1 मंथ, 1 ईयर लेके आई डायरेक्टर साहब। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि इसमें रब ऑफ इफेक्ट आ सकता है। एडलवाइज वेल्थ, जिसका नाम अब नुवामा वेल्थ हो गया है, नुवामा इस हफ्ते बाजार की उम्मीद है कि लिस्ट हो जाएगी। सब आपको पता होगा कि वो एडलवाइज से डीमर्ज होकर लिस्ट हुई थी, तो उसका जितना एमकैप बनेगा वो बाजार कहीं ना कहीं रब ऑफ इफेक्ट, एडलवाइज फाइनेंशियल्स नहीं डायरेक्टर साहब, नुवामा वेल्थ अभी लिस्ट होगी इस हफ्ते, तो उस समय चलाएंगे हम ये स्टॉक। अभी आप सिर्फ आनंद राठी वेल्थ और 361 दिखाइए क्योंकि ट्रेड वहाँ पे हो रहा है रब ऑफ इफेक्ट के चलते। रत्नेश, 361 या फिर आनंद राठी वेल्थ, किसी में चार्ट में आपको कुछ दम नजर आता है? अजय जी, दोनों चार्ट में काफी अच्छा दम है और दोनों चार्ट में काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। पहले अगर आनंद राठी का चार्ट देखे तो इसमें काफी अच्छा एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजी इसमें बनी बिल्कुल बरकरार रहेगी और इसमें जो अच्छी एंट्री रहेगी वो 1510 1520 के आसपास कहीं पे मिलता है, तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनेगी। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 1480 का। ऊपर में टारगेट मुझे कहीं ना कहीं इसमें 1650 तक के दिखते हैं।
आनंद आटीमा। वहीं अगर 361 की बात करें तो इसमें काफी अच्छा एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे, तो और उसके सपोर्ट पर भी आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 500 रुपए के आसपास में कहीं पे मिलता है तो 361 में भी काफी अच्छी खरीदारी का मौका बनेगा। इसका लॉस भी बहुत फेवर का बनेगा 480 रुपए का बस, और ऊपर में टारगेट कहीं ना कहीं इसमें वापिस 550 से 580 रुपए तक के बनते दिखेंगे। दोनों चार्ट में अच्छी तेजी दिख रही है, दोनों में खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, ओके। तो 550 और 580 दूसरा टारगेट, आप इस स्टॉक को जरूर रडार पर रखें। स्पेस को काफी इंटरेस्टिंग ये पूरा स्पेस हो रहा है। कुछ और पॉसिबल ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। बैंक्स ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, PSU बैंक्स, और उसमें कर्नाटका बैंक जो कि रेस करने वाला कैपिटल प्रेफरेंशियल इशू के जरिए लगभग 1500 करोड़। क्या यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम, एक इम्पैक्ट आ सकता है, ये बताएंगे हमें मितेश से समझते हैं। मितेश, कर्नाटका बैंक या फिर दूसरे PSU बैंक्स कौन से टॉप रडार पर हैं? टॉप रडार की बात करें तो आई थिंक PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक री रेटिंग हुई है और क्वार्टरली चार्ट के ऊपर बहुत लंबी अरसे के बाद एक ब्रेकआउट मिला है। तो हमारे पसंदीदा जो शेयर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB है। हर एक लोअर लेवल के ऊपर सबने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखी है और बहुत ही स्ट्रांगली ये दोनों चार्ट की जो स्ट्रक्चर वो पॉइस्ट हुए हैं। बात करते हैं कर्नाटका बैंक की, तो रिसेंट हाई उसने 257 का लगाया था, उसके बाद एक हमको हल्की गिरावट देखने के लिए मिली है, लेकिन लोअर लेवल के ऊपर बिटवीन 230 टू 235 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर 241.75 जो क्लोज है वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 230 के स्टॉप लॉस से हमें लग रहा है अगले एक वीक में पहला टारगेट जो आएगा इसका वो होगा 251, दूसरा टारगेट 258। तो हमारे पसंदीदा शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB, लेकिन डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर कर्नाटका बैंक में ट्रेड ले सकते हैं। और BOB और वैसे भी PSU बैंक्स में जो बॉन्ड इंक्लूजन की खबर है, इनसे अच्छा इम्पैक्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर होगा और आप ये स्टॉक्स को रडार पे ज़रूर रखें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ कुश बोरा भी हैं पैनल पर, उनसे भी समझते हैं वो आज कैसे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ बताएं, आप आज कैसे ट्रेड करेंगे? स्टॉक्स कौन से होंगे जो रडार पर होंगे? प्रियंका, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, बहुत वॉचफुली ट्रेड करेंगे बिकॉज देयर इज अ टेम्पटेशन कितने फॉल के बाद मार्केट से शायद रिबाउंड दे दें, एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि एक रिबाउंड आ सकता है। बट मैं यहाँ थोड़ा वॉचफुल रहूंगा। 19500 19600 का जो पुट पेस है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि एक सपोर्ट अच्छा खासा बन सकता है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, लेट द मार्केट सेटल इन। अगर एक फर्स्ट बाउंस आता है तो मैं बाय करूंगा, बट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आई डोंट थिंक दिस फॉल इज ओवर जस्ट येट, इट मे नॉट बी टू डीप, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस बिल्कुल यहाँ पे रहना बनता है, इवन इफ द मार्केट्स रिबाउंड टुडे। यहाँ पे 19,500 का सपोर्ट, 19,900 का रेजिस्टेंस ऑन द निफ्टी, बैंक निफ्टी 44,000 का सपोर्ट, 45,100 का रेजिस्टेंस ऑन द बैंक निफ्टी। बट जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है ये काफी इंटरेस्टिंग पिकअप होते हुए नजर आ रहा है, और इसके चलते मेरे जो दो पिक्स हैं, पहला है थर्मैक्स। देखिए, इस स्टॉक ने कहीं भी अपना जो पैटर्न कह सकते हैं कहीं ब्रेक नहीं किया है। 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ब्रीफली स्लिप हुआ था अलोंग विद द मार्केट, लेकिन रिबाउंड जो आया है ये भी इक्वली शार्प आया है। तो यहाँ पे आप अगर बाय कर रहे हो तो 30303075 के दो के लिए बाय करें। 2900 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है ये हमने अक्सर डिस्कस किया है, वो है SSWL, स्टील स्ट्रिप्स एंड व्हील्स। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक में कहीं भी इतना मेजर फॉल नहीं आया, इन लाइन विद द मार्केट। कंसोलिडेशन है, लेकिन एक अच्छा खासा अपमूव आया था, उसके बाद का हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं स्टॉक में। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हो तो 285 295 के दो टारगेट्स के लिए बाय करें। 255 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दोनों शेयर सर आपके नोटिस हो गए, थर्मैक्स और SSWL, और ये बकायदा 2% आज ऊपर भी आपको खोलता हुआ दिखेगा। खैर, शिवांगी शारदा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी उनकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स पहले पता कर लेते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? धन्यवाद। स्टॉक जो है अमित पूरे मार्केट वीकनेस के बावजूद बहुत ही स्ट्रांगली खड़ा है, वो है मारुति ऑटो स्पेस में से। यहाँ पे स्टॉक जो है अपना एक रीसेंट लाइफ टाइम हाई टच की है ने, और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत हमने करेक्शन देखी और अब स्टॉक वापस जो है अब एक बाउंस के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। अब 10,950 तक के लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और 10,320 के आसपास का सपोर्ट लगाते हुए। दूसरा पिक मेरा रहेगा SBI कार्ड पे सेल। हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस में कंटिन्यूसली जो है स्टॉक ने पिछले 3 हफ्तों से वीकनेस दिखाया है। काफी शॉर्ट्स यहाँ पे अक्यूमुलेट होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे वीकनेस और जो है नजर आते हुए दिख रहा है।
ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये पूरे स्पेस में थोड़ी बहुत प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा है और मार्केट जो है वो अभी काफी एक क्रूशियल सपोर्ट जोन पे भी है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम एक सेल को लेते हुए चल सकते हैं। 765 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 815 के स्टॉप लॉस के साथ। कार्ड्स पे ध्यान है आपका, मारुति पे ध्यान है, दोनों के दोनों शेयर्स। मारुति पे तो खैर 13,000 की रिपोर्ट आई है, अभी थोड़ी देर पहले हिमांग जानी भी बता के गए फंडामेंटल कॉल, और उनका टारगेट 12,000 है, तो अभी ये 10,500 तक का शेयर है, तो गुंजाइश काफ़ी है मारुति के अंदर, और सामने फेस्टिवल सीजन भी है। आगे बढ़ते हैं जरा खबरों वाले शेयर्स यानी कि एक्शन स्टॉक्स, ये पता कर लेते हैं पूजा से। पूजा बताएं। जी आज डेल्टा कॉर्प जिस पर कि अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी चर्चा भी हो रही थी, इस स्टॉक पर नज़र रखिए। काफ़ी नेगेटिव खबर है, कंपनी को करीब 11,000 करोड़ के जीएसटी बकाया का टैक्स नोटिस मिला है, तो इस पर नज़र रखिए। गोदरेज प्रॉपर्टी से जुड़ी अभी सुबह सुबह एक खबर आई थी, कंपनी ने नोएडा में जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया है उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और करीब 2,000 करोड़ तक की बुकिंग यहाँ पर मिल चुकी है कंपनी को, तो ये अभी स्टॉक फोकस में रहेगा। आज स्ट्राइड्स फार्मा पर नज़र रखिए, कंपनी को एक ड्रग के लिए मंजूरी मिल चुकी है यूएसएफडीए की तरफ से, जिसका कि इलाज हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल होता है, और काफ़ी बड़ा मार्केट भी है इसका, करीब $1.3 बिलियन का मार्केट भी है इस ड्रग का, तो इस स्टॉक पर भी फोकस रहेगा। ब्लू स्टार पर नजर रखिए, शुक्रवार के दिन भी अच्छा एक्शन था इस स्टॉक में, और कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए जुटाने को मंजूरी दे दी है। आखिर में बात करते हैं जैगल प्रीपेड की, अभी 2 दिन पहले ही कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, जिसमें कि फंड एक्शन हुआ है, और वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो कि रवि धर्मशी द्वारा प्रमोटेड कंपनी है, करीब 3.6% हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी गई है इस फंड एक्शन के जरिए, तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, ये सारे स्टॉक्स हमारे लिए कंपाइल करके लेकर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब एक बार शरद से बात करते हैं। आज का स्टॉक बता रहे हैं वो क्या खबर है हमारा खास सेगमेंट में, शरद बताएं। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है आइनॉक्स विंड। अब ये फोकस इसलिए रहने वाला है क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पे बज़ है कि जो कंपोनेंट्स है वो अब अपग्रेड करने वाली है। पहले जो था 2 मेगावाट का जो विंड टर्बाइन होता है उसके कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती थी, अब जो है अपग्रेडेशन स्टार्ट हो गया 3 मेगावाट के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात बता दो कि सारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में 2 मेगावाट का जो है इनका टोटल मैन्युफैक्चरिंग होता था ये कंपोनेंट्स को लेके। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो इनको ग्लोबल सर्टिफिकेशंस मिले, और जब ग्लोबल सर्टिफिकेशंस मिलता है तो आगे जाते हुए इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स और इवन एक्सपोर्ट्स पे जो है पॉजिटिव रुख देखने मिलता है, तो इसी के कारण जो है आइनॉक्स विंड फोकस में रहेगा। और हमारी एक चैनल चेक्स भी हुई जहाँ से पता चल रहा है कि जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है कंपनी की वो जो है बढ़ी है और हायर साइड में चली गई है। अगले 2 से 3 साल में ऑर्डर बुक का एक्सपेंशन का भी स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशंस है। और ओवरऑल अगर अहम ट्रिगर की बात करें तो 2 चीज़ सामने आती है, वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और टाइमली इंटरवेंशंस आपके विंड एनर्जी सेगमेंट को लेके, तो इसके कारण जो है आप इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। 120 से 110 के आसपास चलता चलता 220 के पास भी गया, लेकिन क्या अब फिर से फर्दर अपसाइड इस न्यूज़ से दिखती है, ये आकर हम बात करते हैं, अपने टेक्निकल पैनलिस्ट से बात भी करेंगे, लेकिन पहले क्विकली आपको एक बार निकुंज का व्यू सुना देते हैं। आज जो सुबह उन्हें मार्केट्स पर इस वक्त व्यू बन रहा है। बाजार की रुख की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बाजार के अंदर जो करेक्शन था वो एक ओवरड्यू करेक्शन था, हो सकता है बाजार यहाँ पे कुछ दिन तक थम जाए। बाजार में बड़ा करेक्शन नहीं लगता है बिकॉज वैल्यूएशन तो बहुत महंगी नहीं है। मैं लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में सब स्टॉक के अंदर अपना इम्पैक्ट रहता है, वो इंडिविजुअल देखना पड़ता है। दूसरा फ्लोज जहाँ तक कि हमने थोड़े इधर उधर देखे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि फ्लोज बहुत ज़्यादा ख़राब रहेंगे। इसलिए ज़्यादा ख़राब नहीं रहेंगे बिकॉज ग्लोबली अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर इस समय इंडिया जिस प्रकार की आपको जो ग्रोथ की प्रॉमिस है, जो इकॉनमी का बेंट है और जो वैल्यूएशन लेवल पे इंडियन मार्केट्स इस समय आपको दिख रहे हैं, मुझे लगता है वो कॉम्बिनेशन दुनिया में कहीं नहीं है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स लो लेवल पर ज़बरदस्ती वापस आएँ या फिर ज़्यादा वापस आएँ बोलना बहुत मुश्किल है, मगर मेरा मानना है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नीचे के लेवल पर वापस आएंगे। तो फ्लोज को लेकर और वैल्यूएशंस को लेकर के, दोनों बातों को लेकर के मुझे चिंता इस मार्केट में ज़्यादा नहीं लग रही है, स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक्स में। देखिए इस मार्केट में सस्ता और अच्छा मेरे हिसाब से लार्ज कैप फाइनेंशियल्स इस समय है। बड़े PSU बैंक्स हैं,
और मुझे फाइनेंशियल्स के अंदर कुछ सस्ता और अच्छा नहीं दिख रहा है। एक दो इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं। एएमसीज के अंदर एक चेंज आ रहा है पूरे बिजनेस माहौल मोमेंटम को लेकर के। छोटे पीएसयू बैंक्स मुझे लग रहा है उनके अंदर काफ़ी फ्रॉथ इस समय इकट्ठा हो चुका है, मगर टॉप टियर पीएसयू बैंक्स एंड टॉप प्राइवेट बैंक्स आई थिंक आर वेरी चीप राइट नाउ। ठीक है, तो ये निकुंज का व्यू आपने सुना। अब जरा बिग बोल्ड ब्रोकरेज कॉल वो भी देख लेते हैं। वमाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है इमामी के ऊपर। एमके की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि रूरल रिकवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी की जो अर्बन प्ले को स्केल अप करने की स्ट्रैटेजी है ये भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। ओवरऑल हेल्दी मार्जिन प्रोफाइल के चलते मैनेजमेंट के ग्रोथ इंटेंशंस को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, ऐसा एमके का मानना है। इसके अलावा उनका मानना है कि वैल्यूएशंस भी काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहे हैं और री रेटिंग भी एक्सपेक्टेड है ये काउंटर में। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इमामी पर एमके ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस दिया है 625 रुपीज़ प्रति शेयर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट इमामी बाकी सारे कंज्यूमर नेम्स में एक ऐसा स्टॉक है जो रिलेटिवली कम चला है। एक बार इसके ऊपर चार्ट चेक ले लेते हैं। मितेश, इमामी के ऊपर जरा चार्ट देख के बताएं। इमामी अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक वीक स्ट्रक्चर है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर, और डेली चार्ट के ऊपर पिछले 7 दिनों से एक स्ट्रॉन्ग गिरावट है। 570 to 580 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो चार्ट पैटर्न बहुत ही वीक है, क्योंकि रिसेंट जो लो था 509 वो भी वायलेट होने के पूरे चांसेस है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहिए। जो करंट डाउन ट्रेंड है वो चलेगा अराउंड 450, मतलब फ्रॉम द करंट लेवल अराउंड 10 से 15% की डाउन साइड अभी भी स्टॉक्स में दिख रही है। तो इमामी लिमिटेड को डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर अगर बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन लेना है तो अवॉइड करना चाहिए। प्रशांत नहीं है हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ आयुष है। आयुष, एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को देख के बताएं। काफ़ी ज़्यादा कमजोरी पिछले हफ्ते हमने देखी। अभी भी 2350 के आसपास है। 2355 पे एक बड़ा ब्लॉक हुआ था 4000 करोड़ का। ठीक है, रत्नेश से समझ लेते हैं। रत्नेश, भाव से रिलायंस लें? हालांकि रिलायंस ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से तो अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2350 से लेके 2310-20 की रेंज में यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। बाकी एक बाउंस बैक जरूर टेक्निकल आ सकता है जो 2390 तक आ सकता है। तो किसी को बहुत छोटे शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए प्ले करना है तो जरूर एक 2320 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के 2390 रुपए तक टारगेट के लिए कर सकते हैं। बाकी बड़ा मोमेंटम अभी हाल फिलहाल नहीं देखा चार्ट पर। इस तरह पिरामल फार्मा के चार्ट चेक करके बताएं। 106-107 के करीब आ गया है। फ्राइडे को भी अच्छा मूव दिखाई दिया। पिरामल फार्मा लिखिए 98 का भाव है। सॉरी शिवांगी 9% ऊपर दिखा रहा है आज प्री मार्केट में। शिवांगी, पिरामल फार्मा स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हमने देखा है कि प्रॉफिट बुकिंग ओवरऑल देखने को मिला है, पर पिरामल की अगर हम बात करें कंटिन्यूसली स्टॉक जो है लोअर हाइस बनाते जा रहा है। और यहाँ पे हालांकि एक बाइंग देखने को जरूर मिल रही है सपोर्ट जोन्स पे, पर मेरी यहाँ राय रहेगी कि बेटर स्टॉक्स है जो मोमेंटम में है, बेटर सेक्टर्स है जिनमें फोकस कर सकते हैं। अभी निफ्टी वगैरह के लेवल्स फ्रीज हो गए। मार्केट खुल जाएगा 1 मिनट के बाद। अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट में आज गैप डाउन नहीं है। ये तो कई बार क्या होता है गैप डाउन होता है तो दिन भर उसी की मशक्कत रह जाती है कि उसको गैप को भर रहे हैं कैसे। 2-4 शेयर जरा जल्दी से आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। एक तो टीसीएस को दिखाइएगा, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने कॉल दी हुई है। दूसरा बैक टू बैक इन्फोसिस को भी दिखाई दीजिएगा। तीसरा रिलायंस और एचडीएफसी को भी जरा स्क्रीन पे जल्दी जल्दी दिखा पाएँ तो। और उसके बाद में आपको निफ्टी 50 के आज के टॉप गेनर्स रहता हूँ। ये टीसीएस है, हल्का सा नेगेटिव खुल रहा है, 6 रुपये नीचे इन्फोसिस खुल रहा है। रिलायंस ऑलमोस्ट 4 रुपये की गिरावट के साथ, और एचडीएफसी भी देखेंगे तो ऐसे ही आपको खुलेगा। तो ज़्यादा बड़ा कट नहीं है चारों बड़े शेयर्स के साथ जिनके हम वेटेज कैलकुलेट करते हैं। आ जाते हैं बढ़ने वाले शेयर्स में, तो बजाज फाइनेंस जैसे खबर आई थी इस पर कि ये कुछ रकम जुटाएगा, 5 तारीख को इसकी बैठक है, तो 1 से 1.25% ऊपर खुल रहा है। अदानी एंटरप्राइज 0.5%, एसबीआई 0.5%, टाटा 0.5%। ये कुछ शेयर्स हैं, लेकिन अभी जो मैंने 4 बड़े शेयर्स दिखाया उसका पार्टिसिपेशन अभी तो नहीं है मार्केट के अंदर। 2-4 मिनट रुक जाइएगा। एडवांस डिक्लाइन के साथ चेक करेंगे आज मार्केट कैसे खोल रहा है। 1000 के ऊपर नंबर आए, ये भी अच्छा नंबर है। तो मार्केट ने
आज एक तो गैप नहीं दिया, दूसरा 1000 के ऊपर की अच्छी ओपनिंग दी है, अब 28 पॉइंट ऊपर आ चुका है। 19,500 से 600 वाली रेंज एक सपोर्ट एरिया है, इसको जरूर चेक कीजिएगा। 20 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी आ चुका है 51 पॉइंट ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी को थोड़ा और ठीक करना होगा, कम से कम 150 पॉइंट और चाहिए यहाँ से हील होने के लिए, ठीक होने के लिए। 44,800 कम से कम चाहिए, कम से कम वाली बात बोल रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी के अंदर। नहीं तो बैंक निफ्टी नहीं तो प्रेशर बनाएगा अगर ये जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो पाए तो। 1200-1300 शेयर एडवांसेस के अंदर है। एक्सिस बैंक आज प्रशांत ने कॉल दी थी, वो कह रहे थे कि वो थोड़ा वीक लगता है उनको मार्केट, वो आज लाल निशान में आ गया। निफ्टी भी बकायदा अब लाल निशान में आ चुका है, बस यही एक प्रॉब्लम है, ये क्या कर रहा है, सिर्फ शेक कर रहा है और आपको जो मौके दे रहा है ना उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। ये सपोर्ट के आसपास टिपिकली इस तरह का इंडाइसिस रोल प्ले करते हैं अपने। बैंक निफ्टी भी लाल निशान में आ चुके हैं। जल्दी से देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स कौन कौन से हैं मार्केट के अंदर। एक्सिस बैंक करीब 0.25%, हीरो मोटोकॉर्प 0.5%, हिंडाल्को, इन्फोसिस, L&T, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। इन सब में आधे % तक की गिरावट आपको दिख रही है। नेक्स्ट 50 भी जरा जल्दी से चेक करते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। IRCTC, HDFC, AMC और एक कोलपाल, ये 3 शेयर हैं जो आपको आज बढ़ते हुए दिखेंगे। आज ना डिफेंसिव शेयर्स थोड़े आगे रहेंगे, खासकर FMCG वाले शेयर्स। कोलपाल मेरे से भी मिस हुआ, मैंने आपको नेस्ले की जगह कोलपाल ज़रूर देता, तो कोलपाल ये शेयर करीब आधे से 0.25% ऊपर है। आ जाते हैं जरा बर्जर पेंट, कैनरा बैंक और चोलामंडलम फाइनेंस, जहाँ पे थोड़ा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी हुए नोवामा का, लेकिन कुछ खास बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। और ऐसा नहीं कि स्लाइड बहुत बड़े बड़े हैं, आधे %, 0.1% ही नीचे है फिलहाल मार्केट। अब 20 पॉइंट नीचे आ चुका है, ये 20 पॉइंट तक ऊपर गया था, 20 पॉइंट नीचे आ चुका है। डेट मीन्स टोटल स्विंग करीब 40 पॉइंट का हो चुका है। ऑप्शंस वाले थोड़ा सावधान रहें, जो करें इंट्राडे करें, नहीं तो छोड़ दें। एक 10 बजे के बाद टिपिकली ऑप्शंस का काम ज़्यादा तेजी से शुरू होता है। 1288 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। हीट मैप स्क्रीन पर लेके आते हैं, फिर छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है आपको प्रियंका बता देंगे। फिर मेहमानों से हम आज की अभी ओपनिंग के ट्रेड भी ले लेंगे। बजाज फाइनेंस जिसमें खबर, फिनसर्व भाई चल गया, सिप्ला के अंदर भी मजबूती है, ONGC थोड़ा डिफेंसिव ये भी चला है। और आप सबसे लास्ट में देख पा रहे होंगे L&T और एक्सिस बैंक जैसे शेयर्स हैं, ये कमजोरी दिखा रहे हैं। एक्सिस बैंक में तो बकायदा 1% की गिरावट है। प्रशांत ने आज जो कॉल सेल की दी थी वो एक्सिस बैंक की दी थी, और इन्फोसिस भी था उनकी लिस्ट में से। और आप इन्फोसिस देख रहे हैं तो हीट मैप पे आपको वो भी दिख जाएगा, ½ % नीचे है। तो शुरुआत में थोड़ा प्रेशर वापस से बनता हुआ देखते हैं ये प्रेशर कितना मार्केट को नीचे लेके जाता है, क्योंकि सपोर्ट पे तो हम है ही। छोटे मझोले शेयर्स और ओपनिंग ट्रेड ये आपको बता रहे प्रियंका। चलिए बिल्कुल, कुछ स्टॉक आपने कवर कर दिया डिम्पी, जो बाकी जो बचे स्टॉक्स हैं उनमें आपको मूव दिख रही है। जहां इमामी पे जो एंटीक की रिपोर्ट है उसका एक इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा है, 2% की तेजी वहां है। आपको आईटी के कुछ काउंटर्स है, परसिस्टेंट जैसे काउंटर्स, रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे काउंटर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मिड कैप में तो यहाँ एक्शन है, और कॉनकॉर जैसे स्टॉक्स में लास्ट वीक अच्छी मूव थी। JSW एनर्जी, इनफैक्ट हेल्थ केयर काउंटर्स, मैक्स हेल्थ केयर जैसे काउंटर्स में मूव थी, वहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाई दे रही है। इनफैक्ट ओपनिंग ट्रेड्स अब डिस्कस कर लेते हैं आज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग ट्रेड्स का समय हो गया है। मितेश पंचाल, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? अदानी पोर्ट 826 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, 828.50 के ऊपर लेना है अदानी पोर्ट को। आज के लिए 818 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट इंट्राडे के लिए 840, दूसरा टारगेट 850। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पहली कुछ मिनटों में इसमें कंफर्मेशंस मिला है। पोर्ट अच्छा स्टॉक आपने लिया है, क्योंकि JSW इंफ्रा का जो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, IPO भी आ रहा है, तो वैल्यूएशन रब ऑफ इसको मिल सकता है। शिवांगी, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, ओपनिंग ट्रेड में जैसा मारुति हमने जिक्र किया वही कंटिन्यू रहेगा मेरे जहन से। तो यहाँ पे टारगेट जो है वो हम ट्रेल करके 11,000 तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10,400 के एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। पूरे ऑटो स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम है और ये क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। बाइंग ओपनिंग टिक से ही दिखते जा रहा है, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम बने रहें। ठीक है, रत्नेश, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? थोड़ा सा बाजार में प्रेशर दिखता है, तो ICICI बैंक सेल मेरे हिसाब से रहेगा। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 960 रुपए का, जो टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि 930 रुपए तक के लिए आ सकता है। कुछ आपका ओपनिंग ट्रेड? यहाँ पे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टॉक है, इस लग रहा है कि इसकी जो फॉल थी या प्रॉफिट बुकिंग आप कह लें, ये कंप्लीट होती हुई नजर आई है। 20 डे मूविंग एवरेज से फ्राइडे को भी इसने सपोर्ट लिया था और आज हम उसका कंटिन्यूएशन देख रहे हैं ऑन दी अपसाइड। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, इंट्राडे हो या पोजिशनल।
यहाँ पे आप स्टॉप लॉस जो है ये लेके चले 1160 का। जो टारगेट्स हैं यहाँ पे वो 1250 और 1300 के निकल के आ रहे हैं। सो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये मेरे रेडार पे है। एक शेयर कई बार हमने आपको नोटिस कराया था, वो था ITI। आज उसने फाइनली 200 के लेवल को पार कर लिया और वो भी ओपनिंग में। टिपिकली ओपनिंग में करता नहीं है, लेकिन आज किया 203 हो चुका है, 6% ऊपर है, 10% का सर्किट है। 4% के लिए नहीं जाएंगे, छोड़ देते हैं। सिर्फ आपको मैं नोटिस करवाया था, मैं थोड़ा लेट भी हूँ इसको बताने में, अब 7-7.5% हो गया, छोड़ देते हैं। इसकी जगह इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हमने और पता किया था, और एक शेयर है MMTC। कुछ शेयर आपके कंधों पे बाहर डाल रहे हैं, दोनों शेयरों में से एक बताना है। एक को प्लस करेंगे शुरुआत में स्विंग के हिसाब से, इंडिया बुल रियल एस्टेट और दूसरा MMTC, किसको करें? यहाँ पे मेरा बहुत क्लियर पिक है इंडिया बुल रियल एस्टेट। मैं शायद पिछले हफ्ते ये एज वन ऑफ द ओपनिंग कॉल्स भी दिया था, वन ऑफ द मॉर्निंग कॉल्स भी दिया था। हमें लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा रिबाउंड पेंडिंग है। स्टॉक ने 84-85 के करीब का जो हाई बनाया था, वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वहां पे भी आप देखें कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास फिलहाल होवर कर रहा है, बट बायस स्ट्रांगली पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो तो इंडिया बुल रियल एस्टेट विल बी आवर पिक। यहाँ पे 85 का जो रिसेंट स्विंग है उसको आप अपना पहला टारगेट बना के रखें। दूसरा टारगेट 92 का होगा। स्टॉप लॉस जो है इसको मैं थोड़ा सा नीचे 76 के करीब लेके चलूंगा, जहां पे इसका एक सपोर्ट जोन है। सो बिटवीन द टू इंडिया बुल रियल एस्टेट हमें यहाँ पे थोड़ा प्रेफर्ड लग रहा है। मितेश, आज आपका सुबह एक शेयर था DCW, और मेरे को ऐसा लग भी रहा है वो शेयर काफ़ी अच्छा चलेगा। इसमें ना 20% का सर्किट है आज, हाँ, तो ये 69 पे जाके लगेगा। अभी ये करीब 1-1.25% ऊपर है। सर प्लस कर लूँ ना सौदा? मान लो मेरे को थोड़ा रखना है, और मेरे को लग रहा है कि आज ही आज में 62 का भाव आ जाएगा, मैं आज ही आज में निकल जाऊंगा। चांसेस कितने हैं कि 62 आज ही आज मार देगा ये? इतना शॉर्ट ट्रेड मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि इसमें हम वी बेसिकली टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर व्यू। तो एक चीज मैं कह सकता हूं डिम्पी जी, डंके की चोट पे, कि इसमें जो ITI अभी आपने जिक्र किया 135 के ऊपर हमने हमारी चैनल पे रिकमेंड किया था, और वहां से अगर आप देखो तो रफ्तार बहुत स्ट्रांग है। अभी व्हेन द मार्केट इज एन ऑल टाइम हाई, जो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ही क्वार्टर्स के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद ट्रेंड रिवर्सल आया है, और ये रुकेगा नहीं। जैसे अभी आप आई थिंक 10 या 15 दिन पहले IFCI की आपने बात छेड़ी थी, उसके ऊपर मैंने व्यू नहीं दिया था, लेकिन आपने बहुत ही स्ट्रांगली वो स्टॉक को नोटिस करवाया था। तो DCW इज वन ऑफ देम। आज के आज 62 आएगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगले 15 दिन से 1 महीने में ये स्ट्रॉन्ग अराउंड 15-20% बढ़ेगा, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल है करंट लेवल के ऊपर। 1% आफ्टर द मार्केट ओपन हुआ है, डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। अब जो व्यू पॉइंट है वो अलग है। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था, कई बार स्विंग ट्रेडर्स के लिए आते हैं, वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा मार्केट में फंसाना नहीं है, आना है निकलना है। देखिए आपके जिक्र करते करते ना 59 ऑलरेडी हो चुका है, तो 2-2.5 रुपये की गुंजाइश है। मेरे को लग रहा है इसका वॉल्यूम और इसकी स्ट्रेंथ, इसकी पावर इतनी है ना, ये कर सकता है। बट अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के करना बॉस, हमारे कहे पे मत जाना। मेरे को तो सिर्फ जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे हमने IFCI, ITI, MMTC कई इस तरह के शेयर्स आपको बताए थे। प्रियंका, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं क्योंकि बाजार में ऑफकोर्स निफ्टी गेनर्स जैसा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, उसमें भी आज आपको अच्छा मूव है जो कैपिटल रेजिंग की जो न्यूज़ है उससे। लेकिन शॉर्ट कवरिंग इस वक्त आपको कुछ मेटल काउंटर्स में दिख रही है, सेल जैसे काउंटर्स में, और IRCTC भी क्या एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है आज के लिए। कुछ एक बार IRCTC के चार्ट्स देखकर बताएं क्या आप इस पे बैठ लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए इंट्राडे के लिहाज से ले रहे हो तो कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स में एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है। यहाँ पे भी हमें एक शॉर्ट कवरिंग की जो इंडिकेशंस हैं ये बहुत क्लियरली नजर आ रही हैं। तो ये मेरे रेडार पे होगा। अगर मैं इसका ऑप्शंस डेटा भी देखूं तो 680 इनफैक्ट 700 के करीब ही बहुत अच्छा ऑप्शन बेस है। तो फ्रॉम डेरिवेटिव स्टैंड पॉइंट ऑल्सो देयर इज रूम, और टेक्निकली भी 690 के आसपास इसका 20 डे मूविंग एवरेज बन रहा है। तो आई थिंक देयर इज रूम ऑन दी अपसाइड। यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो तो वही 690 और 710 इन दो लेवल्स को अपना टारगेट बना के चले। स्टॉप लॉस जो है इसको 665 का लेके चले। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। एक अर्ली साइंस ऑफ रीबाउंड है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर आप चाहें तो IRCTC में एक लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं।
मिड कैप स्टॉक से भी, मिड कैप स्पेस से भी स्टॉक्स में जहां अच्छी मूव दिख रही है उनमें आपको ऑफ कोर्स आईसीटी से हमने डिस्कस किया ही, लेकिन अब गोदरेज प्रॉपर्टीज बढ़कर 2% मूव के साथ हो गया है। क्या इस पर एक राय बनानी चाहिए रत्नेश? गोदरेज प्रॉपर्टीज पे लेंगे ट्रेड? गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट देखे भी हालांकि इतनी ज्यादा इसमें खास स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही, बस एक ये एक अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पे आ गया तो एक टेक्निकल बाउंस के लिए जरूर यहाँ पे एक प्ले करा जा सकता है। 1530 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। बहुत बड़ी तेजी तो नहीं, पर हाँ यहाँ पे एक 1600 रुपए तक के टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं। तो 1530 रुपए का एक स्टॉप लॉस से 1600 रुपए तक के टारगेट टेक्निकल बाउंस के लिए जरूर प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर बात हुई, लेकिन आज टीवीएस मोटर में भी अच्छी मूव है और इनफैक्ट पूरे ऑटो पैक में आप देखें मारुति तो चल रहा है। पिछले हफ्ते कई सारे बड़े अपग्रेड्स भी आए, 13,500 तक के टारगेट्स आए, पीवी सेल्स उनके फिगर्स बेटर रही हैं। इसी तरह से टीवीएस मोटर, इसको भी हम इनफैक्ट पिछले 2 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं कि टीवीएस मोटर इसके इलेक्ट्रिक सेगमेंट में पियर्स का एक रब ऑफ दिख सकता है क्या? वहाँ कुछ बड़ी प्राइमरी मार्केट से भी डेवलपमेंट है। टीवीएस मोटर आप रडार पर रखेंगे मितेश? इस पर क्या ट्रेंड्स दिखते हैं? डेफिनेटली, इनफैक्ट ओपनिंग रिमार्क्स में हमारा लेवल जो था वो 1510 का था, 1510 सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया इसने, 1521 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमारे हिसाब से आज इंट्राडे में 1550 1560 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और अगर आपके पास पोजिशनल व्यू है तो डेफिनेटली 1650 1700 के टारगेट्स भी अगले 1 से 5 दिन में आ सकते हैं। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर टीवीएस मोटर बाय रहेगा। 2 शेयर अभी हमने पता किए थे कुछ से, पहला एमएमटीसी, दूसरा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। दोनों चले 82 रुपये तो हो गया इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, 80 पे पकड़ा, 82 हुआ। देखिए पता है क्या होता है, कई बार इस तरह के शेयर्स ना आपको स्विंग, देखिए जिनको आता है ना वही करना, जिनको ये स्विंग पकड़ना या ऐसा नहीं कर पाएंगे वो पोजिशनली रखते हैं, कृपा करके वो अपने वैसे ही रखें सौदे। हम तो कैसे मोमेंटम को चेस कर रहे होते हैं कि चीज आई, आपने अभी लिया, हो सकता है 15 मिनट में आपको ऐसा मिल जाए प्रॉफिट इंट्राडे पॉइंट, तो आप बाहर निकल जाओ। एमएमटीसी एक बार दिखा सकते हो आप, ये 5.5% हो गया और मेरे को लग रहा है आज एमएमटीसी थोड़ा और बढ़ जाएगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी बढ़ा है 4%, खुश आपका शेयर था, आपने हौसला भी दिलाया, और एमएमटीसी भी बढ़ा है। एक शेयर मैं ना आपसे और पता कर लेता हूँ, वो मेरी नज़र में काफ़ी दिनों बाद आया है, मैं उसको भी मिस नहीं करना चाहता, वो है जस्ट डायल। जरा 3% ऊपर है, शेयर दिखाइए 729 के आसपास का चल रहा होगा। कुछ जरा इसका भी स्विंग चेक करो आज में, और पोजिशनली कितना मूवमेंट दे सकता है। जी हाँ डिम्पी, देखिए यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर का हैंगओवर हमें बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी होल्ड करने में थोड़ी सी मशक्कत कर रहा है। फर्स्ट डे ऑफ रिबाउंड है, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे 750 का एक लेवल है जो क्रॉस होगा, तब आपको इस स्टॉक में स्ट्रेंथ जो है ये आती हुई नजर आएगी। तो नियर टर्म पॉजिटिव टर्न होता हुआ नजर आ रहा है, बट बिकॉज इट्स द फर्स्ट बाउंस वी विल बी अ लिटिल कॉशियस। यहाँ पे 750 का वेट कर लें। इसके ऊपर स्टॉक में आपको जो मूवमेंट है ये काफी स्ट्रॉन्ग नजर आएगी, तब तक का वेट करेंगे। वाइल वी आर एट इट डिम्पी, एक स्टॉक जो मैंने सुबह ओपनिंग में डिस्कस किया था, विच इज SSWL, स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5% ऊपर है। 285 के पहले टारगेट के लिए हमने डिस्कस किया था, 295 का दूसरा टारगेट था। अगर किसी ने सुबह ले लिया हो तब तो बहुत ही बढ़िया है, 275 के ट्रिलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। अगर नहीं भी लिया हो तो अब भी आप इसको जो सेकंड टारगेट है 295 का, उसके लिए बाय कर सकते हैं। यही 270 का जो लेवल है, इसको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चले। ओके ठीक है, डन। तो इस पर ज़रूर ध्यान रखेंगे। अच्छा मूवमेंट आया आपके शेयर के अंदर, SSWL के अंदर अभी करीब 4.5% 5% ऊपर है। एक बार वो आज का जो शेयर हमने मितेश से पता किया था DCW, वो दिखा दीजिए। 60 रुपये का तो हो गया ये, ठीक है। ये बस 62 तक तो मेरे को लग रहा है आज में आएगा, तो देखते हैं अभी क्या होता है। मैं आपको बैक टू बैक नोटिस भी कराऊंगा। 2 फर्टिलाइज़र के स्टॉक हैं शिवांगी, पहला है चंबल फर्टिलाइज़र और दूसरा है RCF। दोनों में स्ट्रेंथ किसके पास ज़्यादा है? चंबल भी रुका हुआ शेयर है तो RCF भी रुका हुआ शेयर है, लेकिन आज दोनों ने गैप के साथ, वॉल्यूम के साथ थोड़ा ट्रेड किया है, तो मेरे को लग रहा है कि एक्सपायरी पे थोड़ा मोमेंटम देंगे ये। बात करिए तो चंबल फर्टिलाइजर काफी स्विंग्स रहते हैं स्टॉक में और काफी वॉलेटाइल रहता है।
और आरसीएफ जो है वो आज के सत्र में एक एक क्लियर नेगेशन दिया है इसने, और एक अच्छा यहाँ पे अप्रूव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम जो है आरसीएफ में नजर डाल सकते हैं। अब इसके जो टारगेट्स है वो अराउंड 130 और फिर 135 तक के बने दिख रहे हैं। 125 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं इसमें। ठीक है, मार्केट में जब गेन्स भी इरोड हो रहे हैं और बाजार यहाँ पर शॉर्ट के मौके भी दे रहा है साथ में, तो कुछ शॉर्ट ट्रेड्स भी इनिशिएट कर लेते हैं। शिवांगी, क्या कैनफिन होम्स पर आप एक शॉर्ट ट्रेड लेंगी? जी, कैनफिन होम्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्ट्रक्चर जो है वीकली बेसिस में वो काफी 2 हफ्तों से प्रेशर में ही रहा है। इवन ऑन द मंथली फ्रेम अगर हम देख रहे हैं तो थोड़ा अटका हुआ लग रहा है। तो बिल्कुल स्टॉक प्रेशर में है। जो लेवल्स जो बनते हुए दिख रहे हैं वो यहाँ पे डाउनसाइड अराउंड आप देख सकते हो कि ऑलरेडी काफी स्टॉक ने एक डाउनसाइड दिखाया है, बट 710 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इधर, 715 710 और 760 के एक स्टॉप लॉस को हम बनाते हैं। ऑलराइट, प्रशांत भी हमारे साथ वापस आ चुके हैं। प्रशांत, बीएचईएल को कैसे ट्रेड करेंगे आप? अभी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, पर क्या ये स्लिप कर सकता है? जी प्रियंका, मुझे लग रहा है कि एक मेक और ब्रेक लेवल पे है जो 125 124 का है। अगर ये करीबन 123 स्पॉट में 123 ब्रेक कर दे तो ये वीक होगा। तो ओवरऑल अगर जिनके पास पोजीशन हो वो स्पॉट में 122 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस को फॉलो करे। अगर ये ब्रेक होता है तो मेरी सलाह होगी कि लॉन्ग से निकलना होगा। एक और ट्रेड मेरे रडार पे अगर आप कहे तो मैं शेयर करूं। बताएं प्रशांत। बिल्कुल जी प्रियंका, जो सुबह मैंने ट्रेड दिया था एक्सिस पे शॉर्ट, वो काफी कंट्रोल में 1005 का लो बना हुआ है। अब मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट स्टॉक वीक हो रहा है वो होगा एसबीआई। यहाँ पे मैं शॉर्ट की सलाह देना चाहूंगा। करीबन 599 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। आप 609 610 इस जोन में स्टॉप लॉस रखिए पोजिशनरी, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक करीबन 580 के लेवल दिखा सकता है। 580 तक के लेवल आप एसबीआई पर देख रहे हैं। ठीक है, इस बीच डेल्टा कॉर्प को बता देते हैं, खुलते ही 10% के डाउनसाइड के साथ ये खुला था। अब बढ़कर गिरावट इसमें 15% की हो चुकी है, और डेल्टा कॉर्प पे आज ये एक्सपेक्टेड भी था कि इस तरह का ट्रेड आज देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच मार्केट्स में आप बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पर 45,000 एक बड़ी रेजिस्टेंस होगी और उससे भी अभी हम 300-400 पॉइंट दूर हैं, और 19,650 के पास आप निफ्टी पर हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर थोड़े से भी ट्रेड्स अगर इनिशिएट करने हो, कौन सा बैंक है? पीएसयू बैंक्स, एसबीआई जैसे बैंक से कहीं स्ट्रेंथ मिल सकती है? पीएनबी हो, पीएसयू, एसबीआई हो, बीओबी हो, इनमें से किसी स्टॉक पर नजर होगी आपकी मितेश को रिकवरी ट्रेड प्ले करने के लिए? ओपनिंग रिमार्क्स में हमने बताया बैंक ऑफ बड़ौदा इस फेवरेट स्टॉक 215 का लेवल इंट्राडे में क्रॉस किया है, तो हमारे हिसाब से आज क्लोजिंग में 220 225 के लेवल्स तक जा सकता है स्टॉक। तो विद इन द पीएसयू डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा वो बहुत ही स्ट्रांगली पॉइज्ड है ब्रेकआउट के लिए। तो डेफिनेटली 225 के टारगेट्स के लिए आज या कल के लिए ले जा वी कैन बाय द स्टॉक एट द करंट लेवल। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एक बार ना शुरुआत में ओपनिंग से ठीक पहले मैंने आपको 4 शेयर दिखाए थे, बड़े शेयर। उसमें से 1-2 शेयर्स का थोड़ा डीएनए यानी कि आज का मूवमेंट बदला है। वापस से दिखाएंगे टीसीएस इन्फोसिस की जोड़ी, दोनों आईटी कंपनीज, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये एचडीएफसी बैंक है जिसकी वजह से मार्केट का मूड और माहौल ठीक है। रिलायंस अभी आपके पक्ष में नहीं आया। एक बार ज़रा वो जोड़ी भी दिखा दीजिए, इन्फोसिस और टीसीएस वाली भी, उसको भी आप क्रिटिकली वॉच कीजिएगा इन चारों शेयर्स को। खासकर आज एचडीएफसी के चलने से बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर आया है। एक और पॉइंट, आज सुबह हमने आपके सामने एक बात रखी थी कि हमको बैंक निफ्टी से ज़्यादा उम्मीद है कि वो निफ्टी को हील करेगा। एक्सपायरी सामने खड़ी है, तो लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा आपके ज़्यादा काम आ सकता है। जिसको आज स्विंग ट्रेड के बेनिफिट लेने हो वो बैंक निफ्टी में आए, और बैंक निफ्टी पहले हरे निशान में आया। अभी आप देखेंगे ना तो स्विंग के हिसाब से बैंक निफ्टी पहले हरे निशान में पहुँचा है, और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1-2 शेयर ज़रा और चेक कर लेते हैं जहाँ पर मोमेंटम वापस से बनता हुआ दिख रहा है। एशियन पेंट मैं सीरीज़ के आखिर तक रखना चाहता हूँ इसको। शिवांगी, एशियन पेंट्स को रखूँ क्या? 28 तारीख तक रखूँगा, आज है 25 तारीख, 3 दिन। एशियन पेंट काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है और इसने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है 3200 के आसपास, और वहां से हमने देखा है कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है।
तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल इस सीरीज में बने रह सकते हैं, प्ले आउट कर सकते हैं स्टॉक को। नेक्स्ट टारगेट जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं, वो है अराउंड 3400 और फिर 3420 लेवल्स, और 3220 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। एक शेयर और है जिसका आज का मूवमेंट काफ़ी दिनों की हल्की हल्की गिरावट के बाद चला हुआ है, रेमको सीमेंट। एक बार आप दिखा सकते हैं, रेमको सीमेंट 850 के आसपास का शेयर होगा। एक बार प्रशांत, ये ट्रेड आपसे है। रेमको सीमेंट ने डेली चार्ट पर आज फिर से 50 दिन की एवरेज को ब्रेक किया और उसके ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, और कई दिन के फॉल को आज में अरेस्ट कर रहा है। ये टिपिकली एक्सपायरी शेयर है। कितना और चलेगा? 7% और चलेगा? 3 चल चुका, 7 और चलेगा। जी डिम्पी जी, जो शुक्रवार की क्लोजिंग थी करीबन 860 के जस्ट नीचे, वो एक अहम सपोर्ट पे थी। अगर हम अभी देखें तो जो 20 दिनों की एवरेज है वो ऑलमोस्ट 890 में प्लेस्ड है। तो अगर किसी को खरीदना है, मेरी सलाह होगी 890 के ऊपर आप बाय कीजिए, जस्ट 3-4 पॉइंट्स अबव द करंट प्राइस। तो 890 के ऊपर बाय कीजिए और स्टॉप लॉस रखेंगे 880 पे, 880। मुझे लग रहा है कि अगर ये 890 क्रॉस कर जाए तो हमें 910 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो जो परसेंटेज आप कह रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो टारगेट बहुत कंफर्टेबली अचीव हो सकता है। ऑल राइट, बिल्कुल। ये तो रैमको सीमेंट डिस्कस हो गया, और इस बीच कुछ दूसरे काउंटर्स हैं, क्योंकि फाइनेंस काउंटर्स बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों फंड रेजिंग की न्यूज़ से इम्पैक्टेड हैं। वहाँ पर एक ट्रेड हमने डिस्कस किया, लेकिन इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, वहाँ पर भी आपको इस वक्त अच्छी मूव दिख रही है। और इनफैक्ट HDFC AMC, इसको डिस्कस करते हैं। क्या यहाँ पर जिस तरह का लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, फर्दर मौके ढूंढने चाहिए क्या यहाँ पर? HDFC AMC, शिवांगी, स्टॉक एक बार चेक करके बताएं प्लीज। जी, HDFC AMC की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक जो है अपने एक काफी कंसोलिडेटिव रेंज में अटका हुआ है पिछले 2 हफ्तों से। तो यहाँ मेरी राय रहेगी कि हम एटलीस्ट वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर एक 2700 के ऊपर डिसाइसिवली अगर ये स्टॉक होल्ड करता है, तब यहाँ पे एक अच्छे बाइंग देखने को मिलेगी, एक अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, ओके, ऑल राइट। कुछ और कैंडिडेट्स जो स्टॉक्स जो अच्छे शॉर्ट कवरिंग का बाउट उनमें दिख सकता है। ग्रैन्यूल जैसे स्टॉक्स में तो पिछले पूरे हफ्ते मूव रही, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन और दूसरे फार्मा स्टॉक्स में ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स भी अब यहाँ पर दिख रहे हैं। थोड़ा बाजार डिफेंसिव की तरफ टिल्टेड दिख रहा है। रितेश, फार्मा स्टॉक्स ऐड करेंगे क्या यहाँ पर कोई? बिल्कुल, थोड़ा सा जब भी बाजार में इस तरह कंसोलिडेशन चलता है तो जरूर फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम या आप कह सकते हैं बाइंग आती है। पर इसमें हालांकि जैसा आपने लुपिन का जिक्र करा, तो लुपिन काफी एक हाई फॉर्मेशन पे एक अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। तो अगर किसी को तेजी करना है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1070 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में जहाँ पे टारगेट बनेंगे 1135 रुपए तक के टारगेट इसमें बन सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह के बाजार में डिफेंसिव सेक्टर जैसे फार्मा में, इसमें वेट करना एक समझदारी रह सकती है। स्पीड से चल रहा है रेमको सीमेंट। एक बार वापस से दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ये आज रेमको के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव बना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बाजार खुलने की सिर्फ कोई आदमी वेट ही कर रहा था जिसको लेना है, और 4% ऊपर हो गया। मतलब आप देखना, एक कहीं भी आपको कहीं भी फटीक, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी इसको बेचना चाह रहा होगा। और मेरे को इसके वॉल्यूम को देख के भी ऐसा लग रहा है, इसके प्राइस एक्शन को, जैसे सौदा पंच होता है ना, तो जो पुराने डीलर्स होते हैं वो सिर्फ सौदा पंचिंग के हिसाब से बता दें कि इसके पीछे रिटेलर्स है कि कोई इंस्टीट्यूशनल है। ये पक्का किसी प्रो अकाउंट में प्लस हो रहा होगा, किसी प्रोप्राइटरी अकाउंट में प्लस हो रहा है, और अच्छे से प्लस हो रहा है। हमने आपको ग्रैंडलेस का भी एग्जांपल दिया था सिर्फ उसके ओपन इंटरेस्ट चेक करके, कि देखिए कोई आदमी इसको जानबूझ के खरीद रहा है और बहुत ज़ोर से खरीद रहा है। आज ग्रैंडलेस के बारे में सभी लोगों ने चर्चा की। आज भी सुबह हमने आपको ग्रैंडलेस इंडिया दे दिया क्योंकि डिफेंसिव है, अभी भी इसमें काफ़ी दम है। एक दो शेयर और पता करते हैं इसी तरह से। DCW बैंक एक मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। कुछ जरा आप चेक करके बताएंगे DCW बैंक ये पार हो जाएगा या फिर रुक जाएगा? DCW की बात कर रहे हैं, राइट, जिसका प्राइस 59 का है। DCB बैंक, सॉरी माफ कीजिए, DCW में से बोला गया। DCB बैंक 126 रुपए के आसपास होगा। जी बिल्कुल डिम्पी, देखिए यहाँ पे हम एक अच्छा खासा रिकवरी अंडर वे देख रहे हैं। बहुत ही लीनियर सा मूव है। अगर मैं इसका 20 डे मूविंग एवरेज देखूं फॉर द लास्ट 10-15 सेशंस, तो यहाँ पे एक एनकरेजिंग सेटअप नजर आ रहा है।
फॉल था, लेकिन जो रिकवरी है वो भी इक्वली स्ट्रांग है। और अगर एक मैं नियर टर्म दिसंबर से जो इसका फॉल शुरू हुआ था उसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, तब भी स्टॉक उसके ऊपर अब क्रॉस होता हुआ नजर आया है, एंड ऑन द बैक ऑफ वेरी स्ट्रांग वॉल्यूम्स। सो ओवरऑल सेटअप अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्न हो रहा है। कोई नियर टर्म टारगेट्स के लिए बाय करना चाहे तो यहाँ पे 135 और 145 के 2 लेवल्स के लिए इसमें प्ले कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है आपका वो रहेगा 115 के करीब, जिसके बीच इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज, जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, कन्वर्ज होता हुआ नजर आ रहा है समवेयर अराउंड दैट रेंज। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव, वॉल्यूम बैक रिकवरी है, तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कुछ दूसरे जो पॉकेट्स है जिनमें अच्छी मूव है, पेपर स्टॉक्स में आज आपको अच्छी मूव दिख रही है, वेस्ट कोस्ट पेपर जैसे स्टॉक्स में मूव है, सारे पेपर स्टॉक्स में, जेके पेपर जैसे स्टॉक्स में, यहाँ पर कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे आप? Kush, this question is for you. Is that for me, Priyanka? Yes, that's question for you. Okay. देखिए, you're right. पेपर स्टॉक्स में हमने बिल्कुल ट्रैक्शन देखा है. Some of them are actually now going into a bit of a consolidation mode, but मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई वरी वाला साइन नहीं है. So जो 2 स्टॉक्स मेरे रेडार पे आ रहे हैं वो है, पहला है जेके पेपर, जो despite its profit booking and despite its consolidation is still very comfortably placed above its key averages. तो एक consolidation mode में है, वॉल्यूम्स इसमें डिसेंटली अपटिक दिख रहा है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं. हालांकि रीसेंट अप मूव था, तो थोड़े समय का कंसोलिडेशन हो सकता है बिफोर द स्टार्ट मूविंग अप. यहाँ पे आपकी जो टारगेट्स निकल के आ रही है 405 और 425 के हैं, और जो स्टॉप लॉस है जेके पेपर में ये आप लेके चले करीब 370 के आसपास. जो दूसरा स्टॉक है दैट इज वेस्ट कोस्ट पेपर, यहाँ पे भी बहुत शार्प अप मूव हमने देखी थी, लेकिन जो फॉल है ये इतना ज्यादा शार्प नहीं आया है, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम्स में हमने पिकअप देखा है. तो ये भी एक स्टॉक है जो आप अपने रेडार पे रख सकते हैं. टारगेट्स यहाँ पे 740 और 770 के रहेंगे. स्टॉप लॉस में लेके चलूंगा करीब 650 के आसपास, जिसके पास स्टॉक रिसेंटली ड्रॉप हुआ था और वहीं से रिबाउंड दिया था. सो दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं. इट्स जस्ट दैट आफ्टर अ शार्प अप मूव these stocks have gone into a slight consolidation mode. तो हो सकता है कि थोड़े दिन की इसमें आपको पेशेंस रखनी पड़े, बट ओवरऑल सेटअप दोनों में ही पॉजिटिव है. ओके, थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद अब फिर से जो चलना शुरू है, ऐसे कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं. प्रशांत, इल्कॉन इंजीनियरिंग, ये स्टॉक भी अच्छा खासा 945 950 के लेवल से करेक्ट होकर अब 700 तक भी लेवल देखा आया. क्या ये एक लेग ऑफ करेक्शन इसकी पूरी हो गई है? आज थोड़ी सी मोमेंटम में है, इसे यहाँ प्लस करना चाहिए, अभी और रुके? प्रियंका, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पोजीशन अगर ऐड करनी है तो आप कभी भी कैश स्टॉक लो, तो एक स्टॉप लॉस के हिसाब से क्वांटिटी प्लान कर सकते हो, आपकी रिस्क डिफाइन हो जाती है. तो 690 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस है स्टॉक के लिए. वीकली चार्ट पॉजिटिव है, तो डेली चार्ट आपको नेगेटिव लगेगा, बट आप इन्वेस्टमेंट जब करते हो डेली चार्ट के बेसिस पे नहीं करते, हम नॉर्मली वीकली पे करते हैं. तो मेरे हिसाब से 690 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान कर सकते हो. 690 के नीचे क्लोज हो तो ही मुझे लग रहा है ओवरऑल इसकी जो ट्रेंड है काफी वक्त से वो थोड़ी सी हैम्पर हो जाएगी और हमें निकलना होगा. जब तक 690 के नीचे क्लोज नहीं होता, मुझे लग रहा है हम इसमें बने रह सकते हैं. और यहाँ से अगर एक फिर से रैली शुरू हो तो हमें करीबन 830-40 के लेवल्स वापस दिख सकते हैं. 2-4 शेयर आपको हमारे याद ही होंगे, हमने आपको एक बार ऐसे समय पे नोटिस कराए थे जिस समय बिल्कुल बेस बन रहा था. पहला था सुजलॉन, करीब 16-17 के रेट पे होगा शायद. तो मैंने जब आपके सामने वो बात रखी थी कि इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये 25 रुपये का हो चुका है वैसे, बाय द वे 25. आपको इसी साथ में एक दूसरा शेयर और ध्यान होगा, वो था हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन SCC, ये भी करीब 27 रुपये का हो चुका है. और मेरे को अच्छे से याद है हमने 18-19 रुपये के आसपास आपको ये शेयर नोटिस करवाया था. अगर आप चाहें तो इसका 1 से सवा महीना 1.5 महीने का चार्ट आप दिखा दें तो आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक हो रही है. तो आपको ना इन शेयर्स के साथ आप धीरे धीरे अपने प्रॉफिट्स को भी चेक कर लेना है. वो आपके अपने ऊपर है बॉस कि आप उसमें कितना प्रॉफिट लेते हैं कितना नहीं लेते, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि टाइम टू टाइम थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए. आते हैं जरा कुछ एक और शेयर्स पे जहाँ पे आज कुछ मोमेंटम बन रहा है. टाटा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा चल गया है, मैं थोड़ा लेट भी हूँ. रत्नेश, ये और कितना चल सकता है, कितनी स्ट्रेंथ है? आज मिस हो गया टाटा इन्वेस्टमेंट्स, ये 6% हो गया, अब मिस सा लग रहा है मेरे को. नहीं डिम्पी जी, टाटा इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला फ्लैग पैटर्न का डेली चार्ट पे, और उसने काफी अपना एक कंसोलिडेशन का हाई भी निकाला है. 2020 का लेटेस्ट का जो हाई इसने बनाया था 2860-62 का, उसका भी निकाल दिया है. मुझे ऐसा लगता है कि मिस नहीं है, हालांकि इसमें भी तेजी है. जिन्होंने ले रखा था उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए. पहला जो टारगेट बनेगा इसमें 3100 तक का बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है.
अपने स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले 2820 रुपए का थोड़ा सा, और 3100 रुपए तक के टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड करें, अच्छा स्टॉक है। खुश आपने IRCTC माफ कीजिए IRCT इंडिया बुल रियल एस्टेट दिया था 83 रुपये कुछ का हो गया है, 6% हो गया। इंट्राडे का प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएं सर, इंट्राडे प्रॉफिट बुक करें बाहर निकलें, या फिर अभी 85 तक की वेट करें आज में? इनकी बड़ी मुश्किल से तो ऐसे स्टॉक मिलते हैं जो मोमेंटम में आते हैं और डिस्कस करते ही तुरंत चलने लगते हैं। तो मेरा सजेशन हमेशा ही ऐसे स्टॉक्स पे रहता है कि इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के राइड करें। देखिए हमने जब डिस्कस किया था तो करीब 80 के आसपास थे, वहां से 83 ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं कहूंगा या तो अपने बाय प्राइस का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें, या थोड़ा सा उसके ऊपर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें। मोमेंटम है, स्लगिश कंसोलिडेटिंग मार्केट में स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, विच मींस देयर इज डेफिनेटली मोमेंटम विद द स्टॉक। इसको डेफिनेटली आप 85 के लिए होल्ड करें। मैं तो कहूंगा जो हमने 92 का दूसरा टारगेट डिस्कस किया था, पोजिशनली रखना चाहे तो उसके लिए भी होल्ड करें, बट हाँ इंट्राडे आप 85 के लिए होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें बेशक लगाते चले। दैट विल बी हाउ आई वुड प्ले दिस। अभी एग्जिट करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करें, ठीक है। लेकिन ऑटो एंसिलरी में कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें इनफैक्ट राणे ग्रुप के स्टॉक्स भी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते से वहाँ पर मूव आनी शुरू हुई है। राणे इंजन, राणे होल्डिंग, राणे मद्रास, यहाँ सब में एक मूव है। मितेश एक बार इस ग्रुप पर भी एक ट्रेंड समझते हैं। मितेश, यहाँ कोई फाइंडिंग आपकी इन स्टॉक्स पे? स्टॉक्स में एक जो स्टॉक्स हमने लिया है बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड वो है राणे होल्डिंग, और हमें लग रहा है कि राणे होल्डिंग में अगर आप क्वार्टरली चार्ट देखिए तो पिछले 2 क्वार्टर से हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। हमारे हिसाब से 1600 का टारगेट राणे होल्डिंग करंट लेवल से आना चाहिए अगले 1 से 3 महीने में। तो वी आर ऑफ द व्यू के विद इन द एंटायर पैक अगर कोई स्टॉक परफेक्टली पॉइज्ड है बेस्ड ऑन द सिस्टम एंड मेथड तो राणे होल्डिंग करंट लेवल के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1600 तक के टारगेट आप देखते हैं, एक क्वार्टर तक अगर कोई रुक जाता है तो पेंट स्टॉक्स में बर्जर पेंट्स में आपने देखा कि पिछले हफ्ते वहां मूव थी। अब एशियन पेंट्स में भी आपको 1% तक की मूव दिख रही है। और अब आप लेट्स नॉट फॉरगेट कि ठीक है क्रूड भले ही ऊपर हो, लेकिन इन सभी स्टॉक्स में क्या एक सेट ऑफ ट्रेड वीकनेस का ट्रेड हो चुका है? एशियन पेंट्स आज 1.25% तेजी के साथ है, क्या यहाँ पर एंटर करेंगे इस लेवल पर आप रत्नेश? एशियन पेंट में आज के सत्र में काफी अच्छा एक मोमेंट हमको देखने को मिल रहा है। इवन की लास्ट 2-3 डेज में भी काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हुआ, एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। मुझे ऐसा लगता है कि एशियन पेंट में जो तेजी है ये बिल्कुल बनी रह सकती है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए 3270 रुपए। ऊपर में जो टारगेट पहला बनेगा वो 3340 3350 ये बिल्कुल बन सकते हैं। ये एक सप्लाई जोन है, वहाँ पे जरूर अपना मुनाफा बांध ले, तो वहां तक के लिए बिल्कुल इसमें तेजी करना चाहिए, एक स्टॉप लॉस लगा। मार्केट आज आपको फिर से एक बहुत ही छोटे दायरे में शेक करेगा। थोड़ी देर पहले निफ्टी हरे निशान में भी आ गया था, मूवमेंट भी आया था, लेकिन वापस से लाल निशान में है। इसलिए आज इंडाइसिस को देख के ट्रेड ना करें, ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या इंडाइसिस से पैसा बनेगा? तो मेरा मानना है कि थोड़ा इस बार की सीरीज़ ठंडी जाने वाली है। इस बार की सीरीज़ में आपको कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। ये दोनों तरफ का प्रेशर क्योंकि बराबर है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक तरफ अभी झुकाव, एक तरफ तो झुकाव हुआ ही नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडाइसिस के अलावा ना आपको फ्यूचर वाले शेयर भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना के देंगे, क्योंकि अभी तक मैं उनका जिनका भी रोल ओवर मैंने अभी तक चेक किया है उनमें से कोई भी मेरे को एग्रेसिव नहीं दिख रहा। थोड़ा बहुत फार्मा वार्मा के अंदर बाइंग हो रही है, सो हो रही है बस, अदरवाइज कुछ नहीं हो रहा अभी। तो इसलिए थोड़ा ना कैश के स्टॉक्स की तरफ रखिएगा, और इसमें भी कोशिश कीजिएगा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब पक्के वाला स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं फिर आप कैश के स्टॉक में फंस भी सकते हैं। बट 2-4 ही होंगे, मतलब शेयर्स आप चेक करके उसमें अपना ट्रेड लीजिएगा। बलरामपुर चीनी या फिर सारे ही शुगर वाली कंपनीज आप एक बार अपनी स्क्रीन पर दिखाना चाहें तो ये चलती हुई दिखेंगी, इसमें से बस यही चेक करवाना है। प्रशांत जरा आप चेक कीजिए, रेणुका, बलरामपुर, धामपुर, ये 3-4, द्वारकेश, ये 3-4 बड़ी कंपनियां हैं शुगर वाली। इनमें से सबसे अच्छा पैटर्न किसका दिख रहा है आपको? बलरामपुर इकलौती F&O कंपनी भी है। डिम्पी जी, मैं बलरामपुर को अवॉइड करूंगा बिल्कुल उसी रीजन से। ये जो बैंड में जाती है यहाँ पे काफी टर्बुलेंस आता है। अगर हम रेणुका शुगर्स को देखें तो ये काफी बार इसी रेंज में करीबन 50 से लेके 57 इस रेंज में स्टक रहा है। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी हो तो मेरे सलाह होगी कि 58 के ऊपर करें,
और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 54 का। 58 अगर ये स्टॉक क्रॉस करके क्लोज हो जाए तो मुझे लग रहा है 65 से लेके 68 तक के लेवल से दिखा सकता है। ओके, ठीक है, डन। हमने कैश के स्टॉक्स काफ़ी सारे आपके सामने रखे, लेकिन ये क्योंकि एक्सपायरी वीक है तो आपको ऑप्शंस में भी काम करना चाहिए, बट वो बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही टाइट रेंज के अंदर स्टॉप लॉस वगैरह लगा के करना चाहिए। इसलिए एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीलेश जैन, ऑप्शंस का चैंपियन, आपको बताएंगे। नीलेश जी, आपके कई सौदे पहले सुपरहिट रहे हैं, ये एक्सपायरी का वीक है, हमारे हिसाब से डाटा थोड़ा चर्न करेगा, लेकिन आप अपने इंटेलिजेंस से बताइए सर किसको प्लस करना है, हम लिख रहे हैं, बताइए सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू डिम्पी जी। बिल्कुल, देखिए मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, हालांकि आज के सेशन में काफी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, तो फोकस करना चाहिए स्टॉक्स पे। और स्टॉक जो हमारे डाटा पे आया है वो है एशियन पेंट। काफी बेहतरीन सेटअप है, एक फॉल आया था, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है, अब उस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन हमने सजेस्ट किया है वो है 3300 का कॉल ऑप्शन, जो करंटली 29 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ एक मिनटों में एक स्पर्ट देखने को मिला है, हालांकि कुछ समय पहले 21-22 रुपीज पे ट्रेड करा था। इस स्पर्ट के चलते यहाँ पे थोड़े से रिस्क एंड रिवॉर्ड चेंज करूंगा मैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है उसे रिवाइज करना चाहिए, 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और ऊपरी स्तरों पर जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो होंगे, पहला टारगेट 50 रुपए का होगा एंड दूसरा टारगेट 70 रुपीज का होगा। यहाँ पे जो दूसरा टारगेट है वो ऐड करने की सलाह दूंगा, 70 रुपीज का सेकंड टारगेट, पहला टारगेट 50 रुपीज का, करेंटली 30 रुपीज पे है। तो थोड़ी सी अगर डिप मिले 25 से 30 रुपए के रेंज में इसे लेंगे। 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, और लॉट साइज काफी छोटा है, 2 रुपए का लॉट साइज है। तो जो रिस्क है वो लगभग 1500 से 2000 के बीच में का रिस्क होगा। एंड ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे अगर 50 रुपीज के टारगेट आते हैं तो 3000 रुपीज, और 70 रुपीज तक का मूव आता है तब यहाँ पे लगभग 8000 रुपीज तक के रिवॉर्ड बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो बेहतरीन सेटअप है। इस एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर ऑप्शन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस यहाँ पे 15 रुपीज का रखना होगा, 50 रुपए और 70 रुपए के 2 टारगेट्स होंगे। ओके, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ रणनीति है, वापस से छाप देते हैं आपके लिए अगर आपने अच्छे से नहीं सुन पाए होंगे तो। 3300 की स्ट्राइक एट द मनी, जहां पर खड़े हो वहीं की कॉल पकड़ो। 30 रुपये की सितंबर सीरीज़ की एक कॉल है, आपको 3 दिन में फ्री हो जाओगे। 15 रुपये का स्टॉप लॉस है, 50-70 दो आपके टारगेट हो गए। 30 रुपये में खरीदनी है, 15 का स्टॉप लॉस है, 50-70 टारगेट है, 8000 का मुनाफा है, 2000 रुपये जाएंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाली है सिर्फ 6000 रुपये तक की। ठीक है, तो ये सिंपल सी रणनीति है एशियन पेंट्स। और एक दो बार हमने भी आपको नोटिस कराया, आज भी हमने शिवांगी से पता किया और थोड़ी देर पहले प्रियंका ने भी पता किया है हमारे रत्नेश जी से भी। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट ठीक है, और इसमें एक आपको ऑप्शंस का सौदा मिल गया। 10 में से 9 लोग पैसा गंवा देते हैं, उनकी बड़ी वजह है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता और कई बार वो एग्रेशन ज़्यादा ही कर देते हैं। तो इस शेयर पे थोड़ा ध्यान रखें। ठीक ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई ऑप्शंस ट्रेडिंग के ट्रेड की, लेकिन आज की जो बड़ी न्यूज़ है, बजाज फिनेंस और मार्केट उसे विद ओपन आर्म्स ले भी रहा है। आप देखें, फंड रेजिंग की जो खबर है, बोर्ड ने विचार करना है इस पर। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटी की ज्ञानदा वैद्य हमारे साथ बनी हुई है इस पर और बातचीत करने के लिए। मॉर्निंग मिस वैद्य, क्योंकि एक अच्छी हाई ग्रोथ कंपनी है ये, और क्योंकि फंड रेजिंग की खबर ऐसे मौके पे आती है और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स जो आ रही है ये बता रही है फ्यूल करेगी लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी ये फंड्स जो रेज करती है कंपनी। आप इस वक्त क्या व्यू बना रही है? जी, गुड मॉर्निंग। जो बजाज फाइनेंस फंड रेज कर रही है तो उनका टियर 1 कैपिटल ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 23% पे। तो अगर देखा जाए तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म फंडिंग, लॉन्ग टर्म ग्रोथ फाइनेंस करने के लिए ये जुटा सकती है। कुछ क्वार्टर्स पहले उन्होंने अपना एक लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी भी अनाउंस किया था, जहाँ पे वो नए सेगमेंट्स में भी फोरे कर रहे हैं। तो वो नए सेगमेंट्स न्यू ऑटो फाइनेंसिंग, MFI और ट्रैक्टर्स है। सो अगर आप स्टार्ट ऑफ FY24 भी देखें फॉर बजाज फाइनेंस, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। AUM ग्रोथ बहुत हेल्दी था, न्यू कस्टमर एडिशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो और कंपनी ने अपना गाइडेंस भी इम्प्रूव किया था फॉर AUM ग्रोथ।
सो इसको देखकर लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ फंड करने के लिए ही फंड रेज हो सकता है। ज्ञानदा, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने 32% की ग्रोथ पिछले क्वार्टर में बजाज फाइनेंस ने क्लॉक की। अब ये जबरदस्त ग्रोथ, इनके पास ऑलरेडी कैपिटल अच्छा भी है और इनकी कैपेबिलिटी भी है कैपिटल यूज करने की। सवाल ये उठ रहा है कि हमारी न्यूज़ ये थी कि अब ये MFI स्पेस में जाना चाहते हैं जहां हाई ग्रोथ है और टेक्नोलॉजी की वजह से अब एसेट क्वालिटी प्रेशर उतने नहीं है जितने पुराने ज़माने में हुआ करते थे। तो आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ का मैटर है, इस बेस पर भी ये अच्छी ग्रोथ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम क्लॉक कर सकते हैं? जी, एक्चुअली हमारा भी अनुमान है कि अबाउट नेक्स्ट एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म बजाज फाइनेंस अबाउट 28 to 30% क्लॉक कर सकता है। MFI में इनका आना अभी पेंडिंग है। आई मीन दे विल एंटर इन द कमिंग क्वार्टर्स। फिलहाल तो जो भी सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट कर रहा है वो सारे ही सेगमेंट्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो अगर न्यू कस्टमर एडिशंस भी देखें, न्यू लोन बुकिंग्स भी देखें, सारे उन्हीं सारों में ग्रोथ रोबस्ट है। तो हमारा भी अनुमान है कि यहाँ से ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। और जो नए सेगमेंट्स हैं वो थोड़ा स्केल अप होने में शायद उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ओवर द लॉन्गर टर्म वो भी ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देते ही रहेंगे। ऑलराइट ज्ञानदा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। तो एक सॉलिड ग्रोथ यहाँ से मीडियम टर्म में पॉसिबल है और ये कैपिटल रेज इस ग्रोथ को सपोर्ट करेगी, ये व्यू आ रहा है ज्ञानदा जी का। बजाज फाइनेंस को स्टॉक 4% ऊपर है। कुछ जैसा कि हमने आपको सुबह बताया था कि कुछ और NBFC स्टॉक्स भी इस फंड रेज के चलते हरे निशान में आ गए हैं। इंडियाबुल हाउसिंग 3% ऊपर हो गया और भी कुछ और स्टॉक्स। लेकिन हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट बने हुए हैं और हम उनसे भी अपनी बातचीत आगे लेके चलते हैं। अभी अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज हरे निशान में आता हुआ ओवरऑल मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दे रहा है, लेकिन कमजोर है। 2350 पे सपोर्ट लेके 40 पे सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है। कुछ इसको इंट्राडे के लिए आपको ट्रेड करता हुआ समझ में आ रहा है रिलायंस पे? देखिए बिल्कुल रिबाउंड है, बट ये 4 से 5 सेशंस के फॉल के बाद का जो ओवर सेलिंग टेरिटरी में चला गया था वहां से एक हल्का सा रिबाउंड आया है। तो मैं कहूंगा ट्रेडिंग के लिहाज से फिलहाल रिलायंस को आप बस वेट एंड वॉच लिस्ट में ही रखें। सपोर्ट के पास है और टेक्निकली थोड़ा ओवरसोल्ड हो गया था, उसके चलते रिबाउंड है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे इतना एनकरेजिंग नहीं है कि हम एक फ्रेश कॉल लॉन्ग साइड पे इनिशिएट करें ऑन द नियर टर्म। तो मैं थोड़ा वॉचफुल रहूंगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा वॉचफुल तो यार रिलायंस कोशिश कर रहा है। अगर बाजार हैवी लिफ्टिंग होती है तो बाजार से अगर इंडेक्स को ऊपर आना है तो अगर हैवी लिफ्टिंग रिलायंस तो बात बन सकती है, लेकिन फिलहाल वो लेवल्स अभी दिख नहीं रहे हैं चार्ट्स पर। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं जहां पर मूव होनी चाहिए पॉसिबली। अभी आप मान इंफ्रा को डिस्कस कर रहे थे अजय, 6% की 7% की मूव इनफैक्ट इस स्टॉक में भी बनी हुई है और ये 50-55 के लेवल से आई थिंक जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें घुसे थे वहां से 3 गुना हो गया पिछले 6 महीने में। एक्सचेंजेस के हिसाब से फ्राइडे को जो डेटा आया था एक्सचेंजेस पे उन्होंने डाला था कि इनकी मीटिंग अबैकस के सुनील सिंघानिया जी के साथ थी। उसके बाद बाजार की इंटरेस्ट आती हुई नजर आ रही है। प्रशांत, इसके चार्ट दिखाइए, बताइए जरा कैसे दिखते मन इंफ्रा। यहाँ पे अजय जी अगर मैं देखूं तो ये करीबन 155 जो एक रेजिस्टेंस है वहां पे आ रहा है। बट अहम चीज जो होगी कि वॉल्यूम्स काफी अच्छे लग रहे हैं आज के। तो अगर कोई एंटर करना चाहे तो 144 144 के स्टॉप लॉस से एंटर कर सकते हैं और करीबन 10 पॉइंट के रिस्क। मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक अगर पिकअप हो जाए तो आपको 175 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। ऑल राइट, 175 तक के लेवल ऊपर की तरफ दिखता है। 3 गुना हो गया ये स्टॉक ऑलमोस्ट। इनफैक्ट आप देखें तो पिछले 6 महीने में आज भी 7% की मूव। ऐसे इस स्टॉक को हमने कई बार डिस्कस किया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड हैं, HNI इन्वेस्टर्स, और लगातार हम ये ट्रैक कर रहे हैं स्टॉक। इस पर नज़र ज़रूर रखें आप। लेकिन